संध्या जी। रम्या, और कितना सोएगी बेटा, जल्दी उठ जा, आज मेहमान भी आने वाले हैं। रम्या, क्या है माँ, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं, थोड़ी देर और सोने दो ना। संध्या जी। रम्या, अब तो सुधर जाओ, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया। क्या ससुराल में भी ऐसे ही इतनी देर से उठोगी? तो कैसा लगेगा उन लोगों को? बोलेंगे कि माँ ने कुछ संस्कार ही नहीं दिए। रम्या, क्या है माँ, आप भी ना सुबह सुबह ही शुरू हो जाती हो। उठ गई हूँ मैं, और आपकी ये सभी बातें सुन सुन के है ना, मुझे शादी से नफरत हो गई है। कोई नहीं, आप आने दो लड़के वाले को, देखना कैसे भगाती हूँ मैं उस लड़के को। इतना परेशान करूँगी ना, खुद ही भाग जाएगा वो। चल बेटा, उठ के जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल, वरना माँ सारा दिन ससुराल पुराण ही सुनाती रहेगी। रम्या अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। पीछे से संध्या जी बोलती हुई रह जाती हैं कि पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, कब इसमें थोड़ी समझ आएगी। कहने को 23 साल की हो गई है, लेकिन हरकतों से अभी भी बच्ची है। कॉलेज पहुंचते ही रम्या अपनी बेस्ट फ्रेंड वंदना से मिलती है। रम्या, हेलो वंदना। वंदना, हेलो रम्या। अरे आज तू कॉलेज में कैसे? आज तो तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं ना? वंदना ने हैरानी से पूछा। रम्या, प्लीज़ यार, अब तू मत शुरू हो जाना। हाँ, आने वाले हैं लड़के वाले, लेकिन अभी नहीं, शाम को। इसलिए तो मैं कॉलेज चली आई, वरना माँ सारा दिन ससुराल पुराण सुनाती रहती। वंदना, ये क्या रम्या, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो तो चेहरा कैसे गुस्से से लाल हो रखा है। रम्या। वंदना, तो क्या करें हम, बताओ तुम ही। ये शादी मुझे नहीं करनी थी, कोई शादी वादी, तुम तो जानती हो ना मेरा सपना क्या है। हम अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ किसी की पत्नी या किसी के घर की बहू बनकर नहीं गुजारना चाहते हैं। हमारे अपने भी कुछ सपने हैं, हम अपनी खुद की अलग पहचान बनाना चाहते हैं। वंदना, अच्छा ठीक है बाबा, पर ये बता, इस बार तो तू उसे नहीं भगाने वाली है ना अपनी हरकतों से? रम्या, हाँ बिल्कुल। क्यों, इस बार कुछ अलग है क्या? मैं अभी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तुझे तो पता है ना मेरा सपना क्या है। वंदना, हाँ जी, एक कामयाब बिजनेस वूमेन बनना, वो भी अपने दम पर, बिना किसी की हेल्प के। पर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि तू अपने पापा का बिजनेस भी तो ज्वाइन कर सकती है ना, उसे भी ऊंचाई पर पहुंचाकर अपना सपना पूरा कर सकती है। लेकिन तुझ पर तो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का भूत सवार है। रम्या, और मेरे मम्मी पापा पर मेरी शादी करने का। जब देखो नए नए रिश्ते ले आते हैं, हर बार कोई नया नमूना। वंदना, और हर बार तू उस नमूने को भगा देती है, कुछ ना कुछ ऊटपटांग हरकतों से। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तेरे और तेरे पेरेंट्स के बीच में कोई कंपटीशन है कि कौन कितने रिश्ते लाएगा और कौन कितने लड़कों को भगाएगा। रम्या, तू चुप कर, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है? वंदना, ओके ठीक है, नहीं बोलती कुछ। चल जल्दी से क्लास में चलते हैं, वरना डांट पड़ेगी प्रोफेसर से। दूसरी तरफ है हमारे हीरो, मेहरा एंटरप्राइजेज में अपनी सीईओ की कुर्सी पर विराजमान रोहित मेहरा। रामजीत मेहरा के पूरी संपत्ति के वारिस। ब्लैक सूट, गोरा रंग, 6 फीट हाइट, पर्सनैलिटी ऐसी कि कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। जाने कितनी ही लड़कियां इन पर मरती हैं, पर मजाल है कि ये किसी की भी तरफ अपनी आंख उठाकर देखें। हमेशा गुस्सा तो इनकी नाक पर रहता है, पर जितने गुस्से वाले हैं उतना ही दिल का अच्छे भी हैं। हर चीज़ बड़ी शिद्दत से निभाता है, फिर चाहे रिश्ते हो या दुश्मनी। रोहित इस समय अपनी फाइल में सिर खपा रहा होता है, तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुलता है। अंदर आते हैं रंजीत मेहरा। रंजीत, बेटा आप भूल गए क्या, आज हमें लड़की देखने जाना है। रोहित, पापा प्लीज़, आप जानते हैं ना कि मुझे शादी नहीं करनी है। रंजीत, 26 साल के हो गए हो, अब नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में जाकर करोगे? रोहित, क्या है बाबा, आप जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अभी उम्र ही क्या है मेरी, और वैसे भी मुझे लड़कियों से नफरत है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें। मुझे तो सिर्फ अपने बिजनेस में इंटरेस्ट है। रंजीत जी, जी हम कुछ नहीं जानते, यह तो तुम्हारा हर बार का है।
तुम्हें शादी नहीं करनी, लेकिन हमें तो तुम्हारी बारात में चलना है भाई। आखिर इकलौते बेटे हो तुम हमारे। हमें भी तो शौक है अपने पोता पोती से खेलने का। रोहित, यह लो, शादी हुई नहीं कि पोता पोती के सपने पहले देखने लग गए। रंजीत, आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने वाला। जल्दी से नीचे पार्की में आओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। रोहित, पर पापा, उनके घर पर शाम को जाना है ना। मैं अभी अपनी एक मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं प्लीज़। बाबा, आप जानते हैं ना मेरे लिए मेरा काम कितना इम्पोर्टेंट है। रंजीत, ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे के बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। उसके बाद तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। दूसरी तरफ कॉलेज में जैसे ही क्लास खत्म होती है, वंदना रम्या से कहती है, रम्या चलो जल्दी, आज तुम्हें पार्लर भी जाना है। रम्या, ओ मैडम, लड़के वाले मुझे देखने आने वाले हैं, लेकिन तू क्यों इतनी उतावली हो रही है? मुझे नहीं जाना कोई पार्लर वार्लर। वैसे भी मैं उसे भगाने वाली हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी शादी करने में। जैसे बाकियों को भगाया वैसे भी इसे भी भगा दूंगी, तो देखती जा बस। दोनों घर पहुंचती हैं। संध्या जी, रम्या जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। मैंने तुम्हारे लिए साड़ी निकाल कर रख दी है, तुम्हें वही साड़ी पहननी है जो मैंने थारे लिए निकाल रखी है। फिर संध्या जी वंदना से कहती हैं, बेटा वंदना, इसकी साड़ी पहनने में हेल्प कर देना। दोनों ऊपर कमरे में जाती हैं। वंदना रम्या से कहती है, चल मैं तुझे तैयार कर देती हूँ। रम्या, इतनी भी क्या जल्दी है यार, थोड़ी सांस तो लेने दे। वंदना, यार तुझे तो डर नहीं लगता, लेकिन मुझे तो तेरे मम्मी के गुस्से से बहुत डर लगता है। उनसे तो तेरे पापा जी भी डरते हैं, लेकिन पता नहीं तू क्यों नहीं डरती। हमेशा जब देखो कोई ना कोई कांड करती ही रहती है। शाम को 5 बजे रम्या के घर के सामने एक काले रंग की ऑडी कार आकर रुकती है। उसमें से रोहित अपने पिताजी रंजीत मेहरा और माता सुमित्रा जी के साथ नीचे उतरता है। गेट के बाहर जो भी कोई रोहित को देखता है, बस देखता ही रह जाता है। सबको बस यही जानने का उतावलापन हो रखा है कि आखिर यह है कौन। गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर अंदर से विनय जी आते हैं। दरवाजे पर रंजीत जी और उनके परिवार को देखकर विनय जी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं और उन्हें आदर सहित अंदर आने के लिए कहते हैं। रंजीत जी देखते हैं कि एक छोटा बंगला लेकिन बहुत ही करीने से सजाया हुआ था। विनय रंजीत और उनकी फैमिली को बैठने के लिए कहते हैं और अपनी पत्नी संध्या जी को बुलाते हैं। संध्या जी बाहर आकर उनका अभिवादन करती हैं और पूछती हैं कि आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करने के बाद रंजीत कहते हैं कि कृपया करके लड़की को बुला दीजिए। संध्या जी ऊपर जाती हैं और वंदना को कहती हैं कि रम्या को नीचे लेकर आए। जैसे ही रम्या नीचे आती है, रंजीत और उनकी पत्नी सुमित्रा जी बस उसे देखते ही रह जाते हैं। हमारी रम्या है ही सुंदर, ऊपर से लाल रंग की साड़ी में उसका रंग और भी निखर कर आ रहा था। जो भी कोई देखे बस देखता ही रह जाए। रोहित भी एक नज़र उठाकर रम्या को देखता है तो देखता ही रह जाता है। रोहित सोचता है कि कोई सादगी में भी इतना सुंदर कैसे लग सकता है। रम्या लाल रंग की साड़ी और खुले बालों में किसी चांद से उतरी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ आंखों में काजल डाला हुआ था और होंठों पर हल्के लाल रंग की लिपस्टिक। इतने कम मेकअप में भी उसका रूप निखर कर आ रहा था। वंदना, लड़का तो बड़ा स्मार्ट है, एक बार नज़र उठाकर देख तो। रम्या देखती है कि नेवी ब्लू कलर के सूट में रोहित किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। एक तो उसका गोरा रंग और ऊपर से उसकी काली गहरी आंखें, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी। कोई भी लड़की देखे तो बस देखती ही रह जाए। लेकिन यह तो हमारी रम्या है जिसका लड़कों से 36 का आंकड़ा है। सामने चाहे जितना मर्जी हैंडसम लड़का क्यों ना हो, पर उसे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ खुद को पिंजरे में कैद करने वाला शैतान दिखाई देता है। सुमित्रा जी रम्या को अपने पास बैठने के लिए कहती हैं। सुमित्रा जी को रम्या बेहद पसंद आती है। रम्या के बारे में जानने के बाद सुमित्रा जी कहती हैं
कि हमें आपकी बेटी पसंद है, लेकिन एक बार अगर लड़का लड़की भी आपस में बात कर लें तो बात आगे बढ़ाई जाए। आखिर रहना तो इन दोनों को ही साथ में है, तो इनकी पसंद नापसंद होना भी बेहद ज़रूरी है। विनय जी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लड़का लड़की का एक दूसरे को पसंद करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। विनय जी अपनी पत्नी को कहते हैं कि रम्या और रोहित को एक कमरे में अकेले बैठकर बात करने के लिए भेज दिया जाए। संध्या जी कहती हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले वह रम्या के कान में धीरे से कहती हैं, तुमने पहले आने वाले लड़कों के साथ जो कुछ भी किया है उसकी मुझे खबर है। यह सुनकर तो रम्या के होश उड़ जाते हैं। वह एकदम से अचरज भरे भाव से अपनी माँ की तरफ देखती है। संध्या जी कहती हैं, माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। इस बार अगर कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो फिर भूल जाना कि तुम्हारी कोई माँ है। इसे मेरी वार्निंग समझ लो। इसके बाद संध्या जी रोहित रम्या को मिलने के लिए रम्या के कमरे में भेज देती हैं। वंदना भी उन दोनों के साथ जाती है। रम्या को उनके कमरे में छोड़कर बाहर से गेट बंद करके वापस आ जाती है। रोहित, हेलो, मेरा नाम रोहित है। रम्या मन में, हाय राम, इतनी कड़क आवाज़ है, कोई इतना रूडली भी किसी लड़की से बात करता है। रम्या, धन्यवाद आपने बता दिया, वरना मेरे पापा ने तो बताया ही नहीं था आपका नाम क्या है। रम्या की बात सुनकर एक बार से रोहित को झटका लगता है कि कैसे बात कर रही है, लेकिन फिर अपने आप को संभाल कर कहता है, रोहित, आपका बात करने का तरीका तो बड़ा ही मजाकिया है। आप सबसे ऐसे ही बात करती हैं क्या, या मैं ही स्पेशल हूँ? रम्या, आपके जो मन में आए आप समझ लीजिए। रोहित अपने मन में, देखो तो कितना एटीट्यूड भरा पड़ा है इस लड़की में, पूरी की पूरी एटीट्यूड की दुकान है। बेटा कैसे झेलेगा इसको सारी जिंदगी। रम्या रोहित के चेहरे के भाव को देखकर उसके मन की बात को कुछ हद तक समझ जाती है और मन ही मन कहती है, अभी तो शुरुआत है बच्चे, अगर तुमने मुझसे शादी की ना तो देखना, अगर तुम्हारी ज़िंदगी को नरक न बना दूं तो कहना। आज पहली बार मेरी माँ ने तुम्हारी वजह से मुझे इतना ज़्यादा डांटा है, यहाँ तक कि मुझसे दूर जाने तक की धमकी दे दी। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। रोहित और रम्या दोनों ही खामोशी से एक दूसरे को देखते रहते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या बात करें। रोहित, रम्या, क्या आप इस शादी से खुश हैं? रम्या, आप खुश हैं? रोहित, हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। रम्या, अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। वैसे भी हम लड़कियों की खुशी से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। अभी वह दोनों और कुछ बात कर पाते, तभी वंदना दरवाज़ा खोल के अंदर आती है और कहती है कि मम्मी पापा नीचे बुला रहे हैं। नीचे जाकर सुमित्रा जी रोहित से पूछती हैं, बेटा क्या फैसला है तुम्हारा? रोहित सोचता है उसे तो वैसे भी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चलो शादी तो करनी ही है। अपनी माँ के चेहरे की खुशी को देखते हुए वह शादी के लिए हाँ कर देता है। अब सब रम्या की तरफ देखते हैं। संध्या जी रम्या को आंखों के इशारे से ही समझा देती हैं कि वह मना नहीं करेगी। यह देखकर रम्या भी आंखें झुकाकर अपनी सहमति का इशारा कर देती है। सुमित्रा जी कहती है, ठीक है, मैं अपने पंडित जी को बुला लेती हूँ। दोनों बच्चों की सहमति है, एक बार इन दोनों की जन्म कुंडली भी मिलवा लेते हैं, क्योंकि मैं कुंडली में बहुत विश्वास रखती हूँ। रंजीत जी अपने पंडित को फ़ोन करके बुला लेते हैं। कुछ ही देर में पंडित जी आते हैं। सुमित्रा जी रोहित की जन्म कुंडली और संध्या जी रम्या की जन्म कुंडली पंडित जी को दे देते हैं। कुछ गणना करने के बाद, दोनों कुंडलियों को देखने के बाद पंडित जी कहते हैं, दोनों की जोड़ी राम मिलाई जोड़ी है। लेकिन सुमित्रा जी, लेकिन क्या पंडित जी, कोई अड़चन है क्या? सुमित्रा जी की बात सुनकर संध्या जी के चेहरे पर भी टेंशन के भाव आ जाते हैं। पंडित जी, नहीं, अड़चन कोई नहीं है। दोनों बच्चों के 36 के 36 गुण मिलते हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं दोनों। लेकिन मैंने इनकी जन्म कुंडली देखी है, उसके अनुसार इनकी शादी का मुहूर्त अभी से सिर्फ 2 घंटे बाद का है। अगर आज इस मुहूर्त में शादी नहीं होती है
तो इसके बाद अगले 2 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। यह सुनकर रम्या मन ही मन खुश हो जाती है कि चलो 2 साल तक तो पीछा छूटा। लेकिन तभी सुमित्रा जी कहती हैं, हम 2 साल इंतजार नहीं कर सकते पंडित जी, सादगी से ही इनकी शादी कर लेते हैं। यह सुनकर रोहित और रम्या दोनों ही चौंक जाते हैं। रोहित, माँ शादी की तैयारियां 2 घंटे में कैसे हो सकती हैं? संध्या जी भी यही कहती हैं। सुमित्रा जी कहती हैं, इतनी मुश्किल से तो तू शादी के लिए माना है, अगर फिर से तेरा मन बदल गया तो नहीं। नहीं, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। शादी तो आज ही होगी और तैयारी करनी है हवन सामग्री की। हम ले आते हैं, तुम और रम्या जाकर रम्या के लिए मंगलसूत्र ले आओ। शादी में सबसे ज्यादा जरूरत तो हवन कुंड, सिंदूर और मंगलसूत्र की ही होती है। कन्यादान करने के लिए रम्या के मम्मी पापा यहाँ पर हैं ही। और बेटा रम्या, तुमने तो वैसे भी लाल साड़ी पहनी ही रखी है। सुमित्रा जी रोहित से कहती हैं, जाओ रम्या को ले जाओ और उसकी पसंद का मंगलसूत्र दिला लाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों के दोनों वापस आ जाओ। रम्या मन ही मन सोचती है, गई भैंस पानी में। वंदना को यह सब सुनकर हंसी आ जाती है कि कहाँ तो रम्या लड़के को भगाने की सोच रही थी और कहाँ 2 घंटे में उसकी शादी होने जा रही है। इतने छोटे अल्टीमेटम पर तो किसी की भी शादी नहीं हुई होगी। रम्या सोचती है कि तू कुछ तो कर, नहीं तो आज इसकी बीवी बन जाएगी। रम्या और रोहित दोनों गाड़ी में बैठकर दिल्ली के मार्केट के लिए निकल जाते हैं। रोहित एक बड़े से ज्वेलरी शोरूम के सामने गाड़ी रोकता है और कहता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मंगलसूत्र पसंद कर लेना। तुम्हें तो पता ही है हमारे पास कितना कम समय है। रम्या के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना मैं मंगलसूत्र पसंद करने में ही इतना टाइम लगा दूं कि मुहूर्त का वक्त ही निकल जाए। फिर तो यह शादी 2 साल से पहले होगी नहीं। हाँ रम्या, यह सही है, यही करूँगी। इससे पीछा छुड़ाने का इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं है। 2 साल में तो मैं मम्मी पापा को मना ही लूँगी अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन रम्या क्या जानती थी कि किस्मत ने उसके बारे में कुछ और ही सोच रखा है। रोहित और रम्या दोनों ज्वेलरी शोरूम में अंदर जाते हैं। रोहित ज्वेलर्स से कहता है कि जल्दी से आपके पास जितने भी टॉप क्लास के मंगलसूत्र के डिजाइन हैं वह दिखा दीजिए। रम्या सभी डिजाइन्स को देखकर कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उन्हें रिजेक्ट कर देती है। ऐसा करते करते 15 मिनट हो जाती हैं। रोहित, रम्या तुम थोड़ा जल्दी करोगी? तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास समय कम है, हमें घर पहुंचते पहुंचते भी आधा घंटा लग जाएगा। तो प्लीज़ जल्दी से डिज़ाइन पसंद कर लो। रम्या, कुछ पसंद आएगा तभी तो पसंद करूँगी ना, ज़बरदस्ती कैसे पसंद करूँ? आखिर पूरी ज़िंदगी पहनना है मुझे। रोहित, कहाँ फंस गया हूँ? शक्ल से जितनी मासूम लगती है, हरकतों से उतनी ही खतरनाक है। रोहित यह सोचते हुए रम्या के चेहरे में कहीं खो सा जाता है। तभी उसका ध्यान रम्या की आवाज़ से टूटता है। तभी रम्या एक डिज़ाइन को देखकर कहती है कि कितना सुंदर है यह। रोहित, आप जल्दी से पैक कर दीजिए, वह ज्वेलर्स से कहता है। रम्या, लेकिन मैंने कब कहा कि मुझे यह पसंद है? अभी और डिजाइन्स देखने हैं। रोहित, अभी तो तुमने ही कहा था कि सो ब्यूटीफुल, तुम्हें अच्छा लगा इसलिए तो तुम्हारे मुंह से निकला होगा। और वैसे भी हमारे पास और ज़्यादा वक्त नहीं है डिज़ाइन देखने के लिए। तुम्हें जो बाकी की ज्वेलरी देनी होगी तब तुम जितना समय लगाना चाहो लगा सकती हो, लेकिन प्लीज़ अभी नहीं। रम्या, लेकिन मेरी बात तो सुनो। तभी मंगलसूत्र पैक होकर आ जाता है। रोहित जल्दी से उस मंगलसूत्र की पेमेंट कर देता है। रम्या मन ही मन सोचती है, यह मौका भी गया। वो गुस्से में शॉप से निकलती है। जैसे ही रम्या शॉप के गेट पर लगी सीढ़ियों से नीचे उतरती है, उसका पैर मुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती है। गिरने के डर से रम्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन तभी पीछे से आता हुआ रोहित उसे देख लेता है और अपनी बाहों में थाम लेता है। जब रोहित को लगता है कि वह नीचे नहीं गिरी तो आंखें खोलकर देखती है तो अपने आप को रोहित की बाहों में पाती है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। उनका ध्यान तब टूटता है जब गार्ड उनसे कहता है कि मैडम, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? रम्या रोहित से कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? रोहित,
अगर इस वक्त मैं आपको नहीं बचाता तो आप ज़मीन पर गिरी हुई होती। रम्या, तो क्या होता, गिर जाती तो? मरती तो नहीं ना? रोहित, मतलब आप मुझे थैंक्स कहने की बजाय उल्टी बातें सुना रही हैं। कुछ अलग ही हिसाब किताब है आपका तो। रम्या, थैंक्स और आपको कभी भी नहीं मिस्टर मेहरा। रोहित, आप अपने होने वाले पति को मिस्टर मेहरा के नाम से ही बुलाएंगी? ऐसा लगता है जैसे हम शादी नहीं कोई बिजनेस डील कर रहे हों। रम्या, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने अभी आपको अपना पति मान लिया है तो जी बिल्कुल नहीं। मैं शादी तो अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए कर रही हूँ। मुझसे इससे ज़्यादा और कोई उम्मीद मत रखिएगा। आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। रम्या यह सब अपने मन में सोचती है। रोहित रम्या को खामोश देखकर कहता है, चलें, हमें लगता है कि हम घर पहुंचने में लेट हो जाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। रम्या, चलो, मैंने कब रोका है। 1 घंटे बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर जाकर देखते हैं कि उनके मम्मी पापा ने शादी की सारी तैयारियां कर रखी होती हैं। संध्या जी वंदना से कहती हैं, जाओ बेटा, रम्या को अच्छे से तैयार कर कर ले आओ और हाँ, सिर पर पल्ला ज़रूर कर देना। सुमित्रा जी तब एक चुन्नी वंदना को देती हुई कहती हैं, बेटा, साड़ी के ऊपर से सिर पर चुन्नी डाल के रम्या को नीचे लाओ। कुछ देर पश्चात वंदना और रम्या दोनों नीचे आ जाती हैं। रम्या का चेहरा गुस्से में बिल्कुल लाल हो रखा होता है। रोहित रम्या को देखता है। उसे पता चल जाता है कि वह गुस्से में है, लेकिन फिर भी सोचता है कि देखो, गुस्से में भी कितनी खूबसूरत लग रही है, और उस चेहरे में कहीं खोसा जाता है। पंडित जी कहते हैं दुल्हन को दूल्हे के दाएं ओर बैठाया जाए। पंडित जी की आवाज़ को सुनकर रोहित का ध्यान टूट जाता है। रम्या को रोहित के दाईं तरफ बैठा दिया जाता है। फिर पंडित जी शादी की रस्मों को शुरू करते हैं और पहले पंडित जी हवन कुंड को जागृत करते हैं और रम्या के मम्मी पापा को कन्यादान करने के लिए रम्या का हाथ रोहित के हाथ में देने के लिए कहते हैं। जैसे ही रम्या की मम्मी पापा रोहित के हाथ में रम्या का हाथ देते हैं, रोहित को एक अजीब सा एहसास होता है। वहीं रम्या को अंदर ही अंदर रोना आ जाता है कि आज वह हमेशा के लिए अपने घर से पराई हो जाएगी। आज ही अपना घर छोड़कर किसी अजनबी के घर जाना पड़ेगा। सोचते सोचते उसकी आंख से एक आंसू निकलकर रोहित के हाथ पर गिर जाता है, जिससे रोहित को बेचैनी हो जाती है। सोचता है कि मुझे इसके आंसुओं से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। फिर पंडित जी शादी की रस्मों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, वर वधू दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पहले 4 फेरों में कन्या आगे रहेगी और अगले 3 फेरों में लड़का आगे रहेगा। पंडित जी हर फेरे के साथ रोहित और रम्या को कसम दिलवाते हैं। उधर रोहित हर कसम दिल से लेता है, लेकिन रम्या, उसे तो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन सोच रही है कि मैं किसी भी कसम को नहीं निभाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगी रोहित मेरा। फेरों के बाद पंडित जी रम्या को रोहित के बाईं ओर बैठने के लिए कहते हैं और रोहित को रम्या की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहते हैं। जब रोहित रम्या की मांग में सिंदूर भर रहा होता है तो उसके हाथ से थोड़ा सा सिंदूर रम्या की नाक पर गिर जाता है, जिसे देखकर संध्या जी कहती हैं, नाक पर सिंदूर का गिरना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर पंडित जी रोहित को कहते हैं कि आप रम्या को मंगलसूत्र पहनाओ। जब रोहित रम्या को मंगलसूत्र पहना रहा होता है तो उसके हाथ उसकी गर्दन से छू जाते हैं, जिससे रम्या के पूरे शरीर में कंपकपी सी दौड़ जाती है और उसे एक अजीब सा एहसास होता है और रोहित के एहसास में कहीं खो सी जाती है। होश तब आता है जब पंडित जी कहते हैं कि आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। दोनों पहले अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं और फिर पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी कहते हैं, सदा सुखी रहो, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। रंजीत जी रोहित से कहते हैं, बेटा, हमने अपने लिए अलग से गाड़ी मंगवा ली है, आप और रोहित एक साथ आ जाएं। रोहित, जी पापा जी। सुमित्रा जी संध्या जी से कहती हैं, आज से हम दोनों समधी बन गए हैं। आप रम्या की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बहू नहीं बेटी लेकर जा रही हूँ। मुझे हमेशा से एक बेटी की तमन्ना थी,
लेकिन रोहित के होने के बाद भगवान ने मुझे माँ बनने के सुख से कभी नवाजा ही नहीं। एक बेटी की माँ बनने की चाहत मेरे दिल में ही रह गई, लेकिन अब वह चाहत पूरी हो गई। मैं रम्या को बेटी से बढ़कर प्यार दूंगी। संध्या जी सुमित्रा जी से कहती हैं कि मेरी बेटी में अभी बहुत बचपना है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा और एक बेटी की तरह ज़रूर समझाइएगा। वो कहती हैं क्यों नहीं, बिल्कुल संध्या जी। सुमित्रा जी रोहित से कहती हैं कि मैं तुम्हारे पापा घर जा रहे हैं, हमें जाकर बहू के गृह प्रवेश की तैयारी भी करनी है, घर में सबको बताना भी है। तुम रम्या की विदाई करवा कर ले आना। रंजीत जी और सुमित्रा जी के जाने के बाद संध्या जी रम्या को अपने कमरे में लेकर जाती हैं और कहती हैं बेटा, तुम्हें बहुत अच्छा ससुराल मिला है, वहाँ पर कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे कभी तुम्हारे मम्मी पापा का सिर झुके। हमारा गुरूर हो बेटा तुम, इस गुरूर को कभी टूटने मत देना। रोहित एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी बनेगा, मेरा दिल इस बात की गवाही देता है। तुम्हें भी जिंदगी के हर मोड़ पर, हर सुख दुख में उसका साथ निभाना है, यही एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य होता है। संध्या जी रम्या को एक अच्छी पत्नी होने की सभी फर्ज और कर्तव्य समझाती हैं और उसे कहती हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी कभी भी मेरी परवरिश और मेरे संस्कारों के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठने देगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई है, लेकिन एक बहुत ही अच्छे परिवार में जा रही हो तुम। वहाँ जाकर सबका सम्मान करना और हमेशा अपने परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना। तभी नीचे से विनय जी आवाज़ देते हैं कि राधिका की विदाई में अब और देरी मत कीजिए, वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है। फिर संध्या जी और वंदना रम्या को सीढ़ियों के नीचे लेकर आते हैं। रम्या अपने माता पिता के गले लगकर बहुत ज़ोर से रोने लगती है। तब विनय जी उसे समझाते हैं कि बेटा, भले ही तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन यह घर हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो, और वैसे भी तुम्हारा ससुराल इसी शहर में है, तो तुम्हारा जब भी मन चाहे तुम यहाँ आ सकती हो। क्यों दामाद जी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? यह कहते हुए विनय जी रोहित की तरफ देखते हैं। रोहित, बिल्कुल पापा जी, मैं खुद ही से आपके पास ले आऊँगा जब भी इसका आपसे मिलने का दिल करेगा, यह वादा है मेरा आपसे। वंदना रम्या के कान में कहती है, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, जीजू हैं बड़े हैंडसम, बिल्कुल राममिलाई जोड़ी लगती है तुम दोनों की। जितनी तुम खूबसूरत हो उतने ही वो डैशिंग लगते हैं। खूब जमेगी तुम दोनों की। ये सुन के तो रम्या का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन अपने मम्मी पापा की वजह से वो चुप रहती है। रम्या को रोहित के साथ उसकी गाड़ी में बैठा दिया जाता है। रोहित गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। रोहित देखता है कि रम्या का रोना तो बंद ही नहीं हो रहा है, तो वो सोचता है कि ऐसा क्या करूं कि ये चुप हो जाए, वरना इसकी गंगा जमुना में तो मुझे बह ही जाना है। फिर वह कुछ सोचकर अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ा देता है। रम्या रुमाल को देखकर, मुझे आपका फेवर नहीं चाहिए, आप अपनी ड्राइंग वाइंग पर ध्यान दीजिए मिस्टर मेहरा। रोहित, ध्यान तो तब दूंगा जब तुम देने दोगी मिसेज मेहरा। रोहित के मुंह से मिसेज मेहरा सुनकर रम्या चौंक जाती है और कहती है, आप मुझे मेरे नाम से बुलाया कीजिए। रोहित, क्यों, आप मुझे मिस्टर मेहरा बुलाती हैं और आप मेरी पत्नी हैं, तो मैं भी आपको मिसेज मेहरा ही बोलूँगा। आफ्टर ऑल हक है मेरा, मैं पति हूँ आपका। रम्या, ज़्यादा ही शौक नहीं चढ़ा है आपको मेरा पति बनने का? रोहित, शौक नहीं, ये रियलिटी है मिसेज मेहरा, और अब तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन झेलना तो तुम्हें मुझे पड़ेगा ही। सारी जिंदगी तो अभी से कमर कस लो अपनी। रम्या, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है, और फिर वो खिड़की से बाहर देखने लग जाती है। दुष्ट दानव, रम्या धीरे से कहती है, जो कि रोहित सुन लेता है। रोहित, वाह क्या नामकरण किया है मेरा। कहाँ तो बीवियाँ जान, जानू, बाबू, सोना के नाम से अपने पतियों को बुलाती है, कहाँ ये मिसेज मेहरा, दुष्ट दानव। फिर ऊपर की तरफ देखकर, यही मास्टरपीस मिला था भगवान जी मेरे लिए, कुछ तो रहम किया होता मुझ पर। रम्या, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और आप अभी से भगवान से शिकायत करने लग गए। रोहित मन में, चलो मुझसे लड़ने के बहाने ही सही इसका ध्यान तो हटा रोने से, वरना जिस तरह से ये रो रही थी
आज तो बाढ़ आना तय ही था। रम्या, क्या हुआ, डर लगने लग गया क्या जो आप बिल्कुल शांत हो गए? रोहित, रोहित की डायरी में डर नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी हालत खराब करता है। रम्या रोहित की बात सुनकर अपना मुंह फेर लेती है। ऐसे ही दोनों नोकझोंक करते हुए मेहरा हाउस पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ मेहरा हाउस में विद्या देवी, रोहित की दादी जी, सुमित्रा और रंजीत को घर आया हुआ देखकर पूछती हैं कि क्या रहा, तुम लोग तो लड़की देखने गए थे ना? रोहित भी तो तुम लोगों के साथ था, अब कहाँ है, साथ में वापस नहीं आया क्या? रंजीत, माँ जी, हम लोग लड़की देखने गए थे और हमें लड़की पसंद भी आ गई, लेकिन विद्या जी। लेकिन क्या रंजीत? तभी ऊपर से रोहित के चाचा और चाची जी नीचे उतरकर आते हैं और पूछते हैं, क्या बात हुई भैया इस बार फिर से? रोहित ने मना कर दिया क्या? आखिर कब हमारा सपना पूरा होगा अपने रोहित की पत्नी को देखने का? रंजीत, अरे शांत हो जाओ, तुम्हारा सपना आज ही पूरा हो जाएगा। समर मेहरा, रोहित के चाचा जी, क्या मतलब भैया, मैं कुछ समझा नहीं। रंजीत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज ही हमारे रोहित की पत्नी इस घर में आ जाएगी, आज इस घर की रौनक आ जाएगी। नैना जी, रोहित की चाची, सच भैया? रंजीत, हाँ माँ जी। विद्या जी की तरफ देखकर, वो क्या हुआ कि लड़की पसंद करने के बाद जब हमने अपने पंडित जी को दोनों की जन्म कुंडली मिलान करने के लिए बुलाया, तो उन्होंने कहा कि इन दोनों की शादी का मुहूर्त आज ही है, 2 घंटे बाद का, नहीं तो फिर अगले 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। और अब आप सब तो जानते हैं ना कि रोहित कितनी मुश्किल से शादी के लिए माना है, तो हमने सोचा कि कहीं ये फिर से अपना फैसला ना बदल दे, इसलिए हमने आज ही सादगी से उसकी शादी करवा दी। विद्या जी, तो फिर हमारी बहू किधर है, तुम लोग साथ नहीं लाए उसे? रंजीत, थोड़ा सब्र रखिए माँ जी, रोहित बस अभी आता ही होगा बहू को लेकर, तब तक आप लोग गृह प्रवेश की तैयारियां कीजिए। तभी गेट की घंटी बजती है। सुमित्रा जी, वो लोग आ भी गए और हम लोगों ने तो कुछ तैयारी भी नहीं की। नैना, जाओ जल्दी से आरती की थाल तैयार करके लाओ, तब तक दोनों को दरवाजे पर रोकती हूँ। रोहित दरवाजे की घंटी बजाता है। सुमित्रा आकर के दरवाज़ा खोलती है। सुमित्रा, रोहित अभी कुछ देर दरवाजे पर रुको, तुम्हारी चाची जी आरती का थाल लेकर आ रही हैं। तभी विद्या जी रम्या को देखकर, अरे वाह सुमित्रा, रोहित की बहू तो तुम बिल्कुल चांद जैसी ढूंढ कर लाई हो, जोड़ी बिल्कुल जम रही है, ऐसा लग रहा है जैसे राम सीता की जोड़ी हो। दादी की बातें सुनकर रम्या और रोहित एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी नैना जी सुमित्रा जी से, दीदी ये लीजिए आरती की थाल, और आलते की थाल को नीचे दहलीज पर रख देती है, और साथ में ही चावल से भरा हुआ कलश भी। सुमित्रा जी दोनों की आरती उतारती हैं और साथ में ही नज़र फिर रम्या को कहती हैं, सुमित्रा जी, बेटा अपने दाहिने पैर के अंगूठे से इस कलश को अंदर की तरफ गिराओ और उसके बाद आलते की थाल में पैर रखकर अपने कदमों के निशान छोड़ते हुए अंदर आओ। रम्या जैसे सुमित्रा जी कहती हैं ठीक वैसे ही करती है। उसके बाद वो दोनों दादी जी के पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। रोहित, मम्मी क्या मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ? मैं काफ़ी थक गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। सुमित्रा जी, एक बार मंदिर में भगवान का आशीर्वाद ले लो और उसके बाद चले जाना, और साथ में बहू को भी ले जाना, वो भी तो थक गई होगी। फिर रोहित और रम्या भगवान का आशीर्वाद लेके अपने कमरे में चले जाते हैं। रम्या देखती है कि रोहित का कमरा एकदम मेंटेन्ड है, वहाँ पर ज़रूरत का हर सामान मौजूद है और काफ़ी मॉडर्न तरीके से सजाया हुआ है। रूम के एक तरफ बालकनी है जिसमें अटैच्ड ही जिम और स्विमिंग पूल भी है। कमरे को ब्लू कलर से सजाया हुआ है। रम्या अंदर जाकर के रोहित से कहती है कि आप कहाँ सोने वाले हो मिस्टर मेहरा, क्योंकि बेड पर तो मैं सोऊंगी ना, और कमरे में कोई सोफ़ा या काउच भी नहीं है। रोहित, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, पति पत्नी साथ में बेड शेयर करते हैं ना, तो मैं भी बेड पर ही सोने वाला हूँ। और रही सोफ़े की बात, तो मुझे अपने रूम में बेवजह का फर्नीचर रखने का शौक नहीं है। रम्या, नो वे,
मैं आपके साथ बेड शेयर नहीं करूंगी, समझे आप? जहां मर्जी आपका दिल करे आप सो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ बेड पर नहीं। रोहित, जी नहीं, कमरा मेरा है, बेड मेरा है, तो बेड पर तो मैं ही सोऊंगा। और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपना देखो। ये बोलकर रोहित बेड पर लेट जाता है। रोहित, डोंट वरी, तुम बेड पर सो सकती हो। यू कैन ट्रस्ट मी। क्या हुआ? ओ, मुझे लगता है कि मुझ जैसे हैंडसम लड़के के साथ एक बेड पर सोकर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। रम्या, रियली? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी? ऐसा आप में है ही क्या? होंगी कुछ लड़कियां जो आपके आगे पीछे फिरती होंगी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं, समझे आप? रोहित, अच्छा, तो फिर साबित करके दिखाओ मेरे साथ बेड पर सोकर। साबित करो कि मेरे तुम्हारे नज़दीक होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रमिया, ओके फाइन, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने अपनी लिमिट क्रॉस करने की थोड़ी सी भी कोशिश की ना, तो याद रखना मुझे कराटे आते हैं। मैं थोड़ी सी भी नहीं हिचकूंगी आप पर उनका इस्तेमाल करने में। रोहित, और रियली? मैं इतना भी मरा नहीं जा रहा तुम्हारे नज़दीक आने के लिए। इतना बोलकर रोहित चेंज करने के लिए चला जाता है, लेकिन रम्या के कपड़े आने वाले थे, तो उसके पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं थे, तो वह साड़ी में ही सो जाती है। जब तक रोहित वापस आता है तब तक रम्या सो चुकी होती है। रोहित रम्या के चेहरे को देखता है और मन ही मन सोचता है, सोते हुए भी कितनी मासूम लगती है और जागते हुए पूरी की पूरी शेरनी है। पता नहीं चलता कब पंजा मार दे। फिर वह भी बेड की दूसरी साइड करके सो जाता है। रात को अचानक से रम्या अपना हाथ रोहित के सीने पर रख देती है और उसकी बेहद करीब सो जाती है। सीने पर रम्या का हाथ आने से रोहित की नींद खुल जाती है। रोहित देखता है कि रम्या उसके सीने पर हाथ रखकर आराम से सो रही है। फिर उसके चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, बेहद खूबसूरत। चांद में भी दाग होता होगा, लेकिन मेरे इस चांद में कोई दाग नहीं है। रम्या के बाल उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रहे थे। रोहित धीरे से उसके बालों को कान के पीछे कर देता है और मन में सोचता है, आज तक कभी किसी लड़की को देखकर यह फीलिंग नहीं आई जो मुझे तुम्हें देखकर आती है। आज पहली बार तुम्हें देखा है, लेकिन फिर भी बार बार देखने का दिल करता है। शायद यही पहली नज़र का प्यार है, लेकिन तुम तो जब देखो मुझसे उलझने के लिए तैयार रहती हो। जब जब लड़ाई करती हो तो एकदम तीखी लाल मिर्च लगती हो मुझे। पर जैसी भी हो, अब सिर्फ मेरी हो। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि एक दिन तुम भी मुझसे कहोगी कि नाना करते प्यार हो गया आपसे। रोहित रम्या के चेहरे को देखता हुआ उसके एहसासों में खो जाता है और नींद के आगोश में चला जाता है। सुबह जब रम्या की नींद खुलती है तो वो खुद को रोहित के करीब पाती है। ये देखकर वो झटके से उठती है, जिसकी वजह से उसका मंगलसूत्र रोहित के रुद्राक्ष वाले लॉकेट में फंस जाता है और वो वापस से रोहित के ऊपर ही गिर जाती है। रम्या के गिरने से रोहित की भी नींद खुल जाती है और वो रम्या को अपने ऊपर एकदम अपने करीब पाता है। उसे रम्या की सांसें महसूस होती हैं। उसकी खुशबू में वो खो सा जाता है। रम्या को एकटक देखने लगता है। उसे ऐसे देखकर रम्या, मिस्टर मेहरा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की? रोहित, वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रम्या, क्या चाहते हैं आप? और मेरे इतने पास मत आया कीजिए। बंद कीजिए अपनी ये लड़के वाली चीप हरकतें। कब से मुझे घूर रहे हैं जैसे आंखों से ही। रोहित, चुप, बिल्कुल चुप। कितना बोलती हो, थक नहीं जाती तुम? और क्या कह रही थी? चीप हरकतें? सीने पर सिर रखकर सोती हो तुम मेरे। मेरे यूं इतने करीब आओ तुम और कैरेक्टर मेरा ढीला। और मेरी हिम्मत की तो बात ही मत करना। अगर अपनी हिम्मत दिखाई ना तो शर्म से पलके नहीं उठेंगी तुम्हारी। बोलो तो प्रैक्टिस डेमो दे दूं क्या? ऐसा बोलकर रोहित अपनी आईं विंक करता है। रम्या तो बस मुंह खोले उसे देखती ही रह जाती है। रम्या को ऐसे देखकर रोहित को भी हंसी आ जाती है और बड़े प्यार से कहता है, मिसेज मेहरा, आपको मुझे जितना ताड़ना है आप ताड़ सकती हो।
आखिर पति हूं तुम्हारा, बट प्लीज अपना मुंह तो बंद कर लो, नहीं तो सुबह सुबह कोई मक्खी शहीद हो जाएगी। रोहित की बात सुनकर रम्या हड़बड़ा जाती है और कहती है, मुझे आपको ताड़ने का कोई शौक नहीं है, मैं तो बस अपना यह मंगलसूत्र आपके लॉकेट से निकाल रही थी। रोहित, अच्छा जी, लेकिन लॉकेट तो मेरे गले में है, उसे हाथ से निकालते हैं ना कि आपकी नज़रों से। वो क्या है ना कि आपके हाथ मेरे सीने से थोड़े से भी नहीं हिले तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। प्लीज़ तुम दूर कर दोगी क्या? रम्या, क्या? रोहित, कन्फ्यूज़न। रम्या, हो गया आपका फ्लर्ट कंप्लीट? रोहित, कहाँ, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। रम्या, यू। रोहित, आर सो हैंडसम, यही कहना चाहती हो ना? रम्या झल्लाकर बस चुप, बिल्कुल चुप। अगर अब आपने मुंह खोला ना तो मैं। रोहित, तो तुम मेरा मुंह बंद कर दोगी हॉलीवुड मूवी की तरह? वेल, अगर तुम्हारा मन है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रम्या गुस्से में, आई विल किल यू। रोहित मासूम सा फेस बनाकर, नहीं तुम ये नहीं कर सकती। रम्या, क्यों? रोहित, मैं पति हूं तुम्हारा, सिंदूर हूं तुम्हारी मांग का। रम्या इरिटेट होके अपने मन में, आपका पति होने का भूत तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उतारूंगी। रोहित मन में, पक्का मुझे कोस रही होगी ना तुम? अगर तुम्हारा कोसना पूरा हो गया हो तो प्लीज मेरे ऊपर से हटोगी? वो क्या है ना, तुम्हारे वेट में मेरा कहीं दम ना निकल जाए। रम्या गुस्से में मंगलसूत्र को लॉकेट से निकालकर रोहित के ऊपर से उठ जाती है और कहती है, रम्या, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे आपका दम निकल जाएगा? इतनी आसानी से थोड़े ना दम निकलने दूंगी मैं आपका। अभी तो मुझे आपकी बहुत अच्छे से सेवा करनी है। आफ्टर ऑल पति हैं आप मेरे, आपके प्रति कुछ फर्ज है मेरे जिन्हें मुझे पूरा करना है। इतना बोलकर रम्या शरारत से मुस्कुराने लग जाती है। रोहित, क्यों नहीं मिसेज मेहरा, इंतज़ार रहेगा मुझे तुम्हारी सेवा का। इतना बोलकर रोहित फ्रेश होने चला जाता है। रम्या, दुष्ट दानव कहीं का। बेटा, एक नए क्लाइंट आए हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए कपड़ों की और ज्वेलरी की डिजाइनिंग करें। रोहित, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है पापा जी? रंजीत जी, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें ये सब 10 दिन के अंदर अंदर ही चाहिए। रोहित, बट पापा इतने शॉर्ट टाइम में कैसे होगा? क्योंकि हमारे सभी डिजाइनर्स प्रोजेक्ट में बिजी हैं और इतनी जल्दी हम कोई नया डिजाइनर अपॉइंट भी नहीं कर सकते। रंजीत जी, बट वो लोग जिद करके बैठे हैं कि डिजाइन्स तो वो हमसे ही बनवाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन लोगों ने हमसे ही डिजाइन्स बनवाए थे जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। रोहित, लेकिन पापा। तभी रम्या उनके लिए चाय लेके आती है। रम्या को देखकर रोहित के दिमाग में कुछ आता है। वो उसके जाने के बाद, रोहित, पापा जी आप उन लोगों को बुला लीजिए, हम आज ही मीटिंग करेंगे। रंजीत जी, बस बेटा डिज़ाइनर। रोहित, अरे डिज़ाइनर हमारे घर में ही है पापा जी। रंजीत, कौन बेटा? रोहित, आपकी बहू। आप भूल रहे हैं, वो फैशन डिजाइनिंग की टॉपर है अपने कॉलेज में, वो भी दिल्ली के बेस्ट डिजाइनिंग कॉलेज से, और अभी लास्ट मंथ में ही उसने एक कंपटीशन भी जीता है। रंजीत जी, लेकिन बेटा उसे एक्सपीरियंस तो नहीं है, हम ऐसे कैसे उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट सौंप सकते हैं? और वैसे भी इस वीक में ही तुम दोनों का रिसेप्शन भी होना है, तो वो कैसे टाइम निकाल पाएगी? और वो ये काम करने के लिए तैयार होगी भी या नहीं? रोहित, बस बस पापा जी आप कितनी टेंशन लेते हैं, डोंट वरी, वो कर लेगी, इतना ट्रस्ट है मुझे उस पर। और रही बात रिसेप्शन की, तो वो इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद हो जाएगा। रंजीत जी, पर तुम्हारी माँ और दादी जी मानेंगी? रोहित, उन्हें मैं मना लूँगा, आप टेंशन मत लो, आप मीटिंग फिक्स कीजिए और प्लीज़ अब मुझे नहाने दीजिए, सुबह से कैसी गंदी शक्ल लेके घूम रहा हूँ। रंजीत जी रोहित की बात सुन के हंसने लगते हैं। जाओ जाओ। रोहित अपने कमरे में आता है और देखता है कि रम्या कबर्ड में कपड़े जमा रही थी। उसे देखकर, मिसेज मेहता मेरे लिए कपड़े निकाल दीजिए। रम्या, मैं? रोहित, आपको कोई और दिखाई दे रहा है यहाँ जिसे मैं मिसेज मेहरा कह सकता हूँ? रम्या, लेकिन मैं क्यों, आप खुद ले लीजिए। रोहित, गलत बात मिसेज मेहरा, आप बीवी हैं मेरी और मैंने आपसे एक वादा किया है
कि आप जब तक नहीं मानेंगी मैं आपके उतने करीब नहीं आऊँगा जितने करीब एक पति को होना चाहिए अपनी बीवी के। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको इस रिश्ते से पूरी आज़ादी दी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। आज से बल्कि अभी से मेरे सभी पर्सनल काम सिर्फ और सिर्फ तुम करोगी। रम्या, अगर ना करूं तो रोहित, तो मैं भी अपना वादा तोड़ दूंगा और आप पर अपने सारे हक जताऊंगा। कहते हुए रम्या के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसके फेस पर झुकते हुए बिल्कुल उसके करीब चला जाता है। रम्या की तो सांस ही अटक जाती है। उसके माथे पे पसीना आ जाता है। रोहित को उसकी यह हालत देख के बड़ी हंसी आती है, लेकिन वो कैसे भी करके खुद को कंट्रोल कर लेता है। रम्या को ऐसे देखकर वो बिल्कुल उसके कान के करीब जाके कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं इससे आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। इतना सुनते ही वो एकदम से होश में आती है और रोहित को दूर धकेल देती है। रोहित, तो क्या सोचा तुमने? रम्या, ओके फाइन, निकाल रही हूँ आपके कपड़े, आप जाइए नहा लीजिए। रम्या रोहित के कपड़े निकाल देती है। कुछ देर में रोहित नहा के आ जाता है। वो सिर्फ बाहर टॉवल में ही आ जाता है। ये देखकर रम्या मुड़ के खड़ी हो जाती है। रोहित बेड पे से कपड़े लेके पहन लेता है, फिर बोलता है, मिसेज मेहरा, अब तुम मुड़ सकती हो, मैं कपड़े पहन चुका हूँ। रम्या बाहर जाने लगती है। रोहित, अब तुम कहाँ चली? रम्या, नीचे। रोहित, लेकिन क्यों? तुम्हारा पति तो यहाँ है, तुम नीचे क्या करोगी? रम्या, वो मैं माँ की हेल्प करने जा रही हूँ। रोहित, नीचे बहुत लोग हैं माँ की हेल्प के लिए, तुम यहाँ रखो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रम्या, मुझसे? रोहित, जी हाँ, तुमसे। तुम्हें कोई और दिखाई दे रहा है यहाँ? तुम्हारी पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी है, अब आगे क्या करना चाहती हो? कोई जॉब वगैरह या फिर सिर्फ मुझे संभालना? रम्या, जी। रोहित, अब इस जी का क्या मतलब समझूं मैं? रम्या, मैं वो रोहित क्या? और उसके करीब आ जाता है। रम्या, आप दूर रहकर भी तो बात कर सकते हैं ना? रोहित, क्यों? रम्या, मुझे अनकंफर्टेबल होता है, आपको जवाब चाहिए ना मेरा, तो थोड़ा दूर रह के बात कीजिए। रोहित, ओके फाइन। रम्या, मैं जॉब करना चाहती हूँ। रोहित, ठीक है, तो फिर तुम आज से ही जॉब ज्वाइन कर लो मेरे साथ, मेरे ऑफिस में एक डिज़ाइनर के तौर पर। रम्या, आपकी कंपनी में? लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी कैपेबल हूँ अभी की इतनी बड़ी कंपनी में काम कर सकूँ। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। रोहित, वो तो तुम वहाँ रहकर भी सीख सकती हो। रम्या, नहीं, वहाँ नहीं। रोहित, क्यों नहीं? मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, तुम कर सकती हो, और जहाँ भी तुम्हारे कदम डगमगाए मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। रम्या, हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी होती है ना, तो फिर अपनी कंपनी से क्यों नहीं? रम्या, लेकिन मैं। रोहित, क्या बकरी की तरह मैं कर रही हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी डरपोक हो। रम्या, मैं डरपोक नहीं हूँ। रोहित, तुम हो, तुम्हें खुद पर खुद की काबिलियत पर भरोसा ही नहीं है। डरती हो तुम कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ, नाकामयाब ना हो जाओ। लेकिन तुम ये भूल रही हो कि एक बच्चा भी चलना 1000 बार गिर के सीखता है। जब तक तुम खुद को मौका ही नहीं दोगी तो उठोगी कैसे? कैसे खुद को साबित करोगी? मेरी बात को मान जाओ रम्या, खुद को एक मौका दो। मैं हूँ तुम्हारे साथ हर कदम पर, तुम्हें संभालने के लिए। रम्या, लेकिन। रोहित, अब भी लेकिन बचा। इस लेकिन की तो मैं। रम्या, माना कि आप सब सही कह रहे हैं, लेकिन। रोहित, फिर लेकिन? रम्या, मैं कह रही हूँ कि मैं ऑफिस ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक एम्प्लॉय की तरह, ना कि आपकी वाइफ या इस घर की बहू की तरह। रोहित, क्या मतलब? रम्या, मतलब ये कि मैं इंटरव्यू दूंगी कंपनी के बाकी एम्प्लॉय की तरह ही। अगर मैं सेलेक्ट होती हूँ तो ही मैं करूँगी, और जब तक मैं खुद को साबित न कर दूँ आप किसी को ये नहीं बताओगे कि मैं आपकी पत्नी हूँ, और मैं ऑफिस में भी अनमेरिड की तरह ही जाऊँगी। रोहित, और वो क्यों? ये भी समझा दीजिए कि तुम मेरी पत्नी होके भी अनमेरिड की तरह क्यों रहोगी। तुम्हें वो सारी प्रिविलेज मिलनी चाहिए जो कि मेरी पत्नी होने के नाते हक है तुम्हारा। रम्या,
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे काम से पहचानें, मेरे काम की वजह से मेरी इज्जत करें, ना कि सिर्फ आपकी पत्नी होने की वजह से। रोहित, ठीक है देवी जी, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन वहाँ मैं फ्लर्ट करना बंद नहीं करूँगा। रोहित उसे ऑफिस चलने के लिए बोलकर नीचे चला जाता है। फिर वो अलमारी से एक सूट निकालती है, ब्लू कलर का, विद वाइट प्लाजो, वाइट दुपट्टा, कानों में झुमके और बालों को ऐसे सेट करती है कि मांग का सिंदूर ना दिखे। उन कपड़ों में वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। रोहित नीचे जाकर सुमित्रा जी के पास जाता है। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। सुमित्रा जी उस वक्त दादी के साथ रम्या के लिए गहने देख रही होती हैं। सुमित्रा जी, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, मैं तो खुद तुझे बोलने वाली थी। वो क्या है ना कि तुम दोनों के रिसेप्शन की तैयारी करनी है, बस उसी के बारे में तुमसे पूछना था। रोहित, माँ, आप रिसेप्शन को कुछ दिन के लिए टाल दो। माँ, पर बेटा क्यों? वो माँ, इसलिए क्योंकि हम इस वक्त एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना है जिसे रमिया हैंडल करेगी, वो भी इन 10 दिनों में। और अगर रिसेप्शन भी इस बीच ही हो गया तो वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएगी। वैसे भी अभी किसी को नहीं पता है हमारी शादी के बारे में, तो थोड़ा लेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और माँ, एक बात और, रम्या अब जब भी ऑफिस जाएगी तो मेरी पत्नी बन के नहीं, सिर्फ ऑफिस की एम्प्लॉय बन के। सुमित्रा जी, पर क्यों बेटा? वो इसलिए माँ कि आपकी बहू बहुत ही खुददार है। जहाँ लड़कियाँ मरती हैं मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए, वहीं वो चाहती है कि वो अपनी पहचान खुद बनाए। ऑफिस में लोग इसलिए उसकी रेस्पेक्ट ना करें कि वो मेरी पत्नी है, बल्कि इसलिए करें कि उसमें कुछ काबिलियत है। मैं उसके इस फैसले का सम्मान करता हूँ। मुझे गर्व है उसकी इस सोच पे, और देखना माँ, वो ज़रूर कामयाब भी होगी। दादी, सुमित्रा तू एकदम हीरा ढूंढ के लाई है हमारे लाडले के लिए। ठीक है बेटा, वादा रहा, जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक रिसेप्शन नहीं होगा। सुमित्रा जी, चल ठीक है, लेकिन हाँ, मेरी बहू का ख्याल भी रखना। ऑफिस में ज़्यादा काम मत करवाना उससे, कहीं उसे भी अपने जैसा ही ना बना ले तू। सिर्फ वर्कहोलिक, समझा ना? रोहित, वैसे मैं देख रहा हूँ 2 ही दिन में उसने मुझसे मेरी माँ को छीन के अपनी साइड कर लिया। सुमित्रा जी, हट नौटंकी, चल जा, पापा वेट कर रहे होंगे। फिर रोहित रंजीत जी के पास जाकर, चलो पापा जी, पर रम्या कहाँ है? तभी रम्या सीढ़ियों पर से उतरती हुई आती है। रोहित उसे देख के, अब कोई इतना हसीन लगेगा तो दिल का क्या कसूर, वो तो बेईमान होगा ही। रंजीत जी रोहित को देख के मुस्कुराने लगते हैं। अब वो देख ही इतने प्यार से रहा था कि उन्होंने भी नोटिस कर ही लिया। रंजीत जी, बेटा हमारी बहू को नज़र लगाओगे क्या? कब से घूर रहे हो? जब ये नैनो का ताकना बंद हो जाए तो ऑफिस आ जाना। मैं जा रहा हूँ, और हाँ, थोड़ा जल्दी, बोल के चले जाते हैं। उनकी बात सुन के रोहित झेंप जाता है। ये मिसेज मेहरा भी ना पता नहीं क्या क्या सुनवाएंगी मुझे। सुधर जा बेटा, सुधर जा, मत कर ये रोड साइड रोमियो वाली हरकतें। तभी रम्या उसके पास आके, चलें? रोहित जी बिल्कुल। वो दोनों साथ में ऑफिस पहुंच जाते हैं। रोहित ब्लैक शर्ट विद ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर डाले एकदम किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। ऑफिस में काम करने वाली सभी लड़कियां उसे देख कम घूर ज्यादा रही थी, और हमारे रोहित साहब को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, सिवाय एक से। रोहित अपने केबिन में जाके अपने एचआर मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि अभी आपके केबिन में एक डिज़ाइनर आएगी, आपको उसका इंटरव्यू लेना है। और फिर रम्या की तरफ देख के, इंटरव्यू बिल्कुल प्रॉपर वे में लेना, कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, काबिलियत के साथ। जी सर, आप भेज दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। रोहित रम्या से, जाइए मिसेस मेहरा, अपना इंटरव्यू दीजिए। उससे पहले मुझे प्रॉमिस करो कि आप अपना बेस्ट दोगी, दिल से इंटरव्यू दोगी, और जानबूझकर सवालों के गलत जवाब नहीं दोगी। रम्या, मैं ऐसा क्यों करूँगी? रोहित, ताकि तुम्हें मेरे साथ काम ना करना पड़े, मेरा फ्लर्ट ना झेलना पड़े, मेरे साथ वक्त ना बिताना पड़े। रम्या, बस फिर से शुरू हो ही गए ना आप? आपकी मीटिंग थी ना, जाइए, वरना लेट हो जाएंगे। मैं जा रही हूँ। इंटरव्यू लेने के बाद आपका मैनेजर आपको रिपोर्ट तो दे ही देगा कि मैंने इंटरव्यू कैसा दिया है।
बोल के रम्या चली जाती है। रोहित पीछे से, ये तो पता कर लो कि जाना कहाँ है। रूम नंबर 5, आगे से लेफ्ट। रम्या, बताने के लिए शुक्रिया, और चली जाती है। रोहित, हाँ ये तेवर, इन्होंने ही तो हमें आपका दीवाना बना रखा है। रम्या रोहित के बताए हुए रूम में जाती है। वहाँ, माई कम इन सर? रम्या अंदर जाने के लिए पूछती है। यस यू कैन। अंदर आदित्य, रोहित का एचआर मैनेजर था। उम्र होगी यही कोई 27 साल। हल्का गेहुआ रंग, 5 फुट 10 इंच हाइट, अच्छी पर्सनैलिटी, कुल मिला के एक हैंडसम लड़का था। वो जैसे ही रम्या को देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। रम्या, सर वो मुझे रोहित सर ने यहाँ भेजा है इंटरव्यू के लिए। रम्या की आवाज़ से आदित्य को होश आता है। आदित्य, हाँ सर ने मुझे कॉल किया था। हैव ए सीट। फिर वो उससे जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। रम्या हर क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे से और बिल्कुल सही देती है। आदित्य तो पहले ही रम्या पे फ्लैट हो चुका था और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है रम्या से। आप इस जॉब के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन रोहित सर ही लेंगे, तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए। मैं उन्हें आपके इंटरव्यू की रिपोर्ट दे देता हूँ। तब तक वेटिंग एरिया में बैठ जाइए। रम्या वेटिंग एरिया में बैठ जाती है। रोहित की मीटिंग होती है तो वह उसमें बिजी होता है। आदित्य रोहित के केबिन में जाकर देखता है तो वह उसे नहीं मिलता। तो फिर वह वेटिंग एरिया में आता है और रम्या से कहता है कि सर इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, आप चाहें तो वेट कर लीजिए, अगर नहीं तो अगर आप जाना चाहें तो जा सकती हैं, हम आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर देंगे। रम्या कहती है कि वह वेट करेगी। लगभग 1 घंटे के बाद रोहित अपनी मीटिंग से फ्री हो जाता है। वह अपने केबिन में जाता है और आदित्य को इंटरव्यू की रिपोर्ट देने के लिए बुलाता है और साथ में ही रम्या को भी बुलाने के लिए कहता है। आदित्य वेटिंग एरिया में जाकर रम्या को अपने साथ रोहित के केबिन में लेकर जाता है। रोहित, आदित्य कैसा रहा इंटरव्यू? क्या मिस रम्या जॉब के लिए एलिजिबल हैं? आदित्य, जी सर, बिल्कुल इन्होंने मेरे द्वारा पूछे गए हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस कम है, पर अगर नॉलेज की बात करें तो वह इनमें काफ़ी है, और एक्सपीरियंस तो काम करते करते आ ही जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जॉब पर रख लेना चाहिए, बाकी फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा सर। रोहित, ठीक है आदित्य तुम जाओ। रम्या, तुम यहीं रुको। आदित्य रोहित के केबिन से चला जाता है। फिर रोहित रम्या के करीब जाकर, तो तुमने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ऑफिस ज्वाइन करने में? रम्या, जी सर। रोहित, वाट सर? रम्या, हाँ जी, अब ऑफिस में आप मेरे पति थोड़े ही ना हैं, तो मैं भी बाकी एम्प्लॉय की तरह ही आपको सर ही कहूँगी। रोहित, ये मिस्टर मेहरा क्या कम था जो अब तुम मुझे सर सर बोल के मेरा सिर भी खाओगी? ये गलत बात है मिसेज मेहरा। रम्या, कुछ गलत नहीं है, और अब जब मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है तो आप मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दीजिए। रोहित, पहले तुम ये सर बोलना बंद करो। रम्या, बिल्कुल नहीं, ऑफिस में तो मैं आपको सर ही बोलूँगी। रोहित, ओके फाइन, वैसे भी तुमने तो कसम खा रखी है ना, मेरी कोई बात नहीं मानोगी, लेकिन तुम बाकी एम्प्लॉयज़ के सामने मुझे सर बोल सकती हो, इतनी छूट दे सकता हूँ मैं तुम्हें, इससे ज़्यादा नहीं। अकेले में तुम मुझे सही नहीं बोलेगी वरना मैं। रम्या, वरना क्या? रम्या, वरना। रम्या का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके कान के बिल्कुल पास जाके, वरना मैं तुम्हें अपनी प्यार भरी हरकतों से याद दिलाता रहूँगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, सिर्फ बॉस नहीं। रम्या उसे दूर करने की कोशिश करती है। तभी केबिन का गेट खुलता है और अंदर आती है एक खूबसूरत और हॉट लड़की जिसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसे देखकर वो दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। रोहित, तुमसे कितनी बार कहा है मिस निधि, आप दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया कीजिए। मैं आपका बॉस हूँ, कोई बॉयफ्रेंड नहीं जिसके केबिन में आप यूं एकदम से आ जाती हैं। आगे से ख्याल रखा कीजिए वरना मुझे एक्शन लेना भी आता है। निधि मन में, कोई बात नहीं मिस्टर रोहित, एक दिन आप मेरे बॉयफ्रेंड भी बनेंगे और मेरे हस्बैंड भी, फिर आप भी मेरे होंगे, ये केबिन भी और आपकी ये कंपनी भी। रोहित, क्या हुआ मिस निधि, आप कहाँ खो गई हैं?
किस काम से आई थी आप यहाँ, वो भी इतनी जल्दी में कि मेरी इतनी इम्पोर्टेंट काम को डिस्टर्ब कर दिया। और रम्या की तरफ देखने लग जाता है। रम्या रोहित को ऐसे देख के, सर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आज मिलेगा या कल? रोहित जी आज ही। तुम जाकर रिसेप्शनिस्ट से लेटर लेकर आओ, मैं साइन कर दूंगा। रम्या जी सर बोल के केबिन से बाहर चली जाती है। निधि, सर आप तो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते, फिर आज क्यों? रोहित, मिस निधि बॉस मैं हूँ, ये आप नहीं। तो मुझे क्या करना है क्या नहीं ये आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। और आपने अब तक मुझे ये नहीं बताया कि आप यहाँ क्यों आई थी। निधि, सर वो मैं ये डिज़ाइंस लेकर आई हूँ, आप एक बार देख लीजिए, अगर परफेक्ट हैं तो मैं इन्हें फाइनल करके क्लाइंट को भेज देती हूँ। रोहित, रख दीजिए टेबल पर, मैं देखकर ये फाइल अलीशा को दे दूंगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। रोहित को इस निधि से बड़ी चिढ़ होती है, क्योंकि जब देखो ये फेविकोल की तरह रुद्र से चिपकने के लिए दौड़ती है। बट रोहित को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर कॉन्ट्रैक्ट से ना बना हुआ होता तो कब का इसे कंपनी से बाहर फेंक देता। निधि रोहित की बात सुन के चिढ़ती हुई फाइल टेबल पर रख देती है और केबिन से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद रम्या अंदर आती है। ये लीजिए सर। रोहित फिर से, सर अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। और रम्या को अपनी तरफ खींच लेता है और उसको हक कर लेता है। एहसास में खो जाता है। रोहित इस बात से अनजान था। रम्या के अलावा कोई और भी था जो दरवाजे से उनके इस पल को देख रहा था और गुस्से में लाल हो रहा था। गेट पर खड़ी निधि उन दोनों को ऐसे देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है और केबिन में जाके, हाउ डेयर सी, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो रोहित के इतने करीब, कैसे कैसे? नहीं नहीं, रोहित सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। जो भी मेरे और उसके बीच आएगा सबको हटा दूंगी मैं। और तुम, क्या नाम था? रम्या, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि रोहित के करीब जाना तो दूर, खुद को उसके सामने लेके जाने से भी डर लगेगा तुम्हें। जस्ट वेट एंड वॉच। उधर रोहित के केबिन में रम्या रोहित को खुद से दूर करती है। आपको तो बस बहाना चाहिए ना ये करने का। रोहित, सच बताऊं तो हाँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता हूँ। पता है, जब मैं तुम्हारे इतने करीब होता हूँ ना, तब मुझे एक नशा सा हो जाता है, फिर और कोई नशा करने का मन ही नहीं करता। मैं तो बस एडिक्ट ही हो गया हूँ तुम्हारा। रम्या, आप ना। रोहित, बहुत रोमांटिक हूँ ना मैं। रम्या, काम की बात कर लें, जहाँ तक मुझे पता है ऑफिस में काम किया जाता है, ना कि रोमांस। रोहित, वो तो है, काम करना तो बहुत ज़रूरी है। तुमने ना मुझे बिगाड़ दिया है, जब देखो आ जाती हो मेरा माइंड डाइवर्ट करने, काम ही नहीं करने देती हो, ये बात गलत है। रम्या, आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं आपका माइंड डाइवर्ट करने आती हूँ, मैं आपको काम नहीं करने देती। रोहित, और क्या? देखो अब भी वही कर रही हो, मैं काम करने के लिए बोल रहा हूँ, तुम कुछ और ही बात कर रही हो। चलो काम पर ध्यान दो। और जल्दी से फाइल खोल के उसे समझाने लग जाता है। रम्या, ये हमारे न्यू क्लाइंट के साथ हुई डील की फाइल है, हमें उन्हें डिजाइन्स 10 दिन में ही देने हैं। तो तुम ये फाइल अच्छे से रीड कर लो, ताकि तुम समझ जाओ कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइंस तैयार कर सको। रम्या, बस 10 दिन? ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है और इतने कम टाइम में मैं कैसे कर पाऊंगी? रम्या, अगर उन्हें मेरे डिज़ाइंस नहीं पसंद आए, आपकी कंपनी की रेप्यूटेशन का क्या होगा? आप ना ये प्रोजेक्ट अपने किसी एक्सपीरियंस होल्डर डिज़ाइनर को दे दीजिए। रोहित, बीवी जी बस, कितना बोलती हो तुम, मेरी आंखों में देखो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम कर पाओगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना? रम्या, हाँ है। रोहित, तो फिर दिक्कत क्या है? अपनी कंपनी की रेपुटेशन की फिक्र है मुझे रम्या, और किसमें कितनी कैपेबिलिटी है ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और सिर्फ अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। उन्हें डिजाइन्स ज़रूर पसंद आएंगे। जो भी करो दिल से करो, ठीक है? रम्या, ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं करूँगी ये। कोशिश करूँगी कि आपको जो मुझ पे विश्वास है वो ना टूटे। रोहित, अच्छा चलो लंच करने कहीं बाहर चलते हैं, सुबह भी ऑफिस की जल्दी की वजह से तुमने ढंग से नाश्ता नहीं किया था। रम्या, जी लेकिन। रोहित फिर से लेकिन। रम्या, वो हम दोनों अगर साथ में ऑफिस से बाहर जाएंगे
तो बाकी स्टाफ के लोग बातें बनाएंगे। रोहित, तो बनाने दो, मुझे किसी से डर नहीं लगता और ना ही कोई फ़र्क पड़ता है, बीवी हो तुम मेरी। रम्या, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, प्लीज़ मेरे लिए मान जाइए ना। आप ऐसा कीजिए, मैं अभी बाहर चली जाती हूँ और नीचे पार्किंग में आपका वेट करती हूँ, आप थोड़ी देर में आ जाना। रोहित, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए। रम्या नीचे पार्किंग में चली जाती है और रोहित के बारे में सोचने लग जाती है। खुद से ये मुझे क्या होता जा रहा है, क्यों जब वो मेरे करीब आते हैं तो मैं उनसे दूर नहीं जा पाती, क्यों मुझे उनके करीब आने से सुकून मिलता है, क्यों उनका छूना अजीब नहीं लगता, क्यों हो रहा है ये सब, क्यों मैं उनकी तरफ खिंची चली जाती हूँ, क्या यही प्यार है? फिर खुद से ही, नहीं ऐसा नहीं, कोई किसी से इतनी जल्दी कैसे प्यार कर सकता है? बस कर रम्या, कितना सोचेगी, ये इंसान तुझे पागल ही कर देगा। पक्का ये ना बस उसकी संगत का असर है। तभी रोहित, रम्या ऐसे खोए हुए देखकर मेरे बारे में सोच रही हो? रम्या, नहीं तो वो उसे देख के सकपका जाती है। रोहित, पर तुम्हारा ये चेहरा और आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। रम्या, अगर आपका मेरा चेहरा पढ़ना हो गया हो तो खाना खाने चलें, मुझे भूख लगी है। रोहित, ठीक है चलो, वरना पता चला भूख के मारे तुम मुझे ही कच्चा न चबा जाओ। दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ ऑफिस में निधि रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर, आज जो नई अपॉइंटमेंट हुई है मुझे उसकी पूरी डिटेल दो। रिसेप्शनिस्ट, बट मैम आपको पता है ना कि ये रूल के खिलाफ है, अगर रोहित सर को पता चला तो? निधि, और उन्हें कौन बताएगा? तुम। हाँ हाँ, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। इस कंपनी में मैं सिर्फ और सिर्फ रोहित के लिए हूँ, वरना मेरी क्या हैसियत है ये अच्छे से पता है तुम्हें। रोहित को तो मैं पाकर ही रहूँगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। निधि के लिए रोहित का पाना एक जुनून बन गया था। दूसरी ओर रोहित और रम्या खाना खाकर वापस ऑफिस पहुंच जाते हैं। रोहित रम्या को बिल्कुल अपने साथ वाला केबिन देता है ताकि वो उसको जब मन चाहे देख सके। रोहित और रम्या रम्या के केबिन में डिजाइन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। रोहित, हमारे क्लाइंट को एथनिक और मॉडर्न दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए ज्वेलरी के डिजाइन्स में, तो तुम उसी हिसाब से अपने डिजाइन्स को डिज़ाइन करना शुरू करो। बाकी उनकी क्या ज़रूरत है, लाइक कलर कैसे होने चाहिए और कितने हैवी या लाइट वेट होने चाहिए, वो सभी डिटेल्स इस फाइल में हैं, तो तुम इन सबको अच्छे से स्टडी कर लो। रम्या, ठीक है, मैं अपने केबिन में जाती हूँ सर। रोहित, रम्या प्लीज़ डोंट कॉल मी सर, तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हो, प्लीज़ मेरी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकती हो। रम्या, ठीक है रोहित। रोहित, वाओ, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है, सच में अब तो तुम मुझे ऐसे ही बुलाओगी, ये डन रहा। और हाँ, तुम यहीं बैठकर भी तो अपना काम कर सकती हो। रम्या, रोहित आप जानते हैं ना कि यहाँ मैं सिर्फ आपकी एम्प्लॉई हूँ, अगर मैं ऐसे बॉस के केबिन में बैठ के काम करूँगी तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? रोहित, तुम्हें ना सबकी पड़ी है सिवाय मेरे। रम्या, रोहित को ऐसे मुंह बनाए हुए देखकर मुस्कुराने लग जाती है। रोहित, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है ना, कोई नहीं, मेरा वक्त भी आएगा। सता लो जितना सताना है, तड़पा लो जितना तड़पाना है, हर चीज़ का हिसाब लूँगा मैं तुमसे। रम्या, आप करते रहिए हिसाब किताब, मैं चली। रम्या अपने केबिन में चली जाती है और अपना काम करने लग जाती है। उसे कुछ देर ही हुई होती है काम करते हुए कि तभी केबिन का दरवाज़ा खुलता है और कोई तेज कदमों से अंदर आता है। झटके से रम्या के केबिन का दरवाज़ा खुलता है और निधि धनधनाते हुए केबिन के अंदर चली आती है। रम्या से पूछती है, तो तुम हो वह न्यू डिज़ाइनर? जहाँ तक मैंने तुम्हारी डिटेल्स पढ़ी हैं तो तुम्हें तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर मेहरा इंडस्ट्रीज़ ने तुम्हें अपॉइंट कैसे किया, समझ नहीं आ रहा है, तुम समझा दोगी क्या? रम्या, आप कहना क्या चाहती हैं और आपको मेरी डिटेल्स कहाँ से मिली? निधि, स्वीट हार्ट, इतनी भी मासूम मत बनो, तुम अच्छे से जानती हो कि मेरा इशारा किस तरफ है। अब मेरा इंडस्ट्रीज़ इतनी बड़ी कंपनी है, वहाँ पर तुम अचानक से आती हो जहाँ इंटरव्यू की डेट्स भी नहीं थी, कोई वैकेंसी नहीं थी, और तुम्हें एकदम से अपॉइंट कर लिया जाता है। तुम मुझे बताओगी तुम में ऐसा भी क्या खास था जो तुम्हें इस तरीके से अपॉइंट कर लिया गया है?
और रही बात तुम्हारी डिटेल्स निकालने की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस कंपनी की सबसे बेस्ट और सबसे एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हूँ। ऑफिस में काफ़ी हद तक चलती है मेरी। और हाँ, एक और बात, जो मुझसे दुश्मनी करता है उसे तो मैं यहाँ टिकने ही नहीं देती। तो अब तुम साफ साफ मुझे बताओगी कि तुम्हारा और रोहित का रिश्ता क्या है। रोहित ने आज तक जितने भी डिज़ाइनर रखी हैं मेरी कंसल्ट के बिना नहीं रखे, और तुम्हें रखने से पहले उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। निधि, क्या कीमत चुकाई है तुमने इस ऑफिस में आने की? वैसे तुम जैसी लड़कियों के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपनी सुंदरता का इस्तेमाल तो बहुत अच्छे तरीके से करना आता है ना तुम्हें। यही किया है ना तुमने। रम्या, क्या बकवास कर रही हैं आप? निधि, मैं बकवास कर रही हूँ? अच्छा, तो ऑफिस में आते ही तुम रोहित के केबिन में इतने करीब थी, उससे लिपट रही थी। यह सब चीज़ों के लिए रखा ना रोहित ने तुम्हें? बाकी टैलेंट तो तुम में है ही नहीं, सिर्फ एक डिग्री है जिसके बल पर इतनी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिलती है। तुम भी अच्छे से जानती हो मिस रम्या। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, रोहित सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अगर किसी ने भी मेरे और उसके बीच में आने की कोशिश की तो बहुत बुरा हाल करूंगी मैं उसका। और तुम आज के बाद दूर ही रहना मेरे रोहित से। रम्या, तुम्हारा रोहित? निधि, हाँ, मेरा रोहित। प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा। मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता वो। कल किसी बात से नाराज़ था, इसीलिए वह नाराज़गी आज मुझे दिखा रहा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे जैसी कोई भी लड़की आएगी और रोहित को मुझसे छीन ले जाएगी। रम्या, पहली बात तो यह है मिस, जो भी आपका नाम है, कि प्यार छीना नहीं जाता, वह दिल से किया जाता है। और जिससे एक बार हो जाए फिर किसी और से नहीं होता। और रही बात रोहित और तुम्हारे रिश्ते की, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम दोनों में क्या रिश्ता है। मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आई हूँ। और हाँ, एक मुफ्त की सलाह देती हूँ, तुम्हें रोहित के सपने जितनी जल्दी देखना छोड़ दोगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि वह किसके नसीब में है यह तुम नहीं जानती, और जिसके नसीब में वह है उससे तुम छीन नहीं सकती। आगे से ये धमकियाँ मुझे मत देना। निधि, तुम्हें क्या लगता है रोहित तुम्हें पसंद करेगा? तुम जैसी बहन जी को, तुम ना उसके टाइप की ही नहीं हो। वो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है और तुम उसका फ़ायदा उठा रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास इतनी काबिलियत तो है नहीं कि तुम अपने दम पर कुछ कर सको। इसलिए यही चीप रास्ता अपनाती हो। बट मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारा सच रोहित के सामने लाकर रहूंगी, फिर देखना वो तुम्हें खुद उठाकर बाहर फेंक देगा। तो अगर जलील होने से बचना चाहती हो तो जितना जल्दी हो सके चली जाओ यहाँ से। ये लो, इन मैडम ने तो मिसेज मेहरा से ही पंगा ले लिया और उन्हें ही चीप होने की धमकी दे रही है। भगवान ही बचाए इनको तो अब हमारे हीरो के गुस्से से। रम्या, तुम्हें जो करना है शौक से करो। मेरे पास तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने के लिए ना ही तो टाइम है और ना ही मन। अब तुम जा सकती हो। दरवाज़ा पीछे की तरफ है, और वैसे भी इस ऑफिस में काम करने की सैलरी दी जाती है, ना कि बेवजह गॉसिप करने की। नाउ लीव। निधि पैर पटकती हुई चली जाती है। शाम के 7 बज जाते हैं और हमारी हीरोइन है कि काम में ही बिजी है। हीरो रोहित की एंट्री होती है मैडम के केबिन में। बट ये क्या, इन्हें तो पता ही नहीं चला, काम में बिल्कुल ही खो गई है। भला कहीं ऐसा भी होता है? अब रोहित बेचारा क्या ही करे। रोहित धीरे से रम्या के बिल्कुल नज़दीक जाके उसके बालों को पीछे करता है। रम्या को होश आता है और वो एकदम से पीछे पलटी तो रोहित से टकरा जाती है। आप कब आए? रोहित, जब तुम अपने काम में बिजी थी। इतने ध्यान से तो मैं भी काम नहीं करता मिसेज मेहरा, जितने से आप करती हैं। मतलब आपको मेरे आने का भी पता नहीं चला। अगर कोई और आ जाता तो? यहाँ मेरी जगह अब तुम हो ही इतनी सुंदर कि किसी का भी दिल बहक जाए। रम्या, अच्छा जी, किसी को भी यूं मेरे केबिन में अपनी हड्डी थोड़ी ना तुड़वाने का मन करेगा आपके हाथों से। रोहित, वो तो है जी, और उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। रम्या उसे दूर करते हुए, घर चलें क्या? रोहित, वाह, बड़ी जल्दी है तुम्हें घर जाने की। इतना बेसब्री हो रही हो मेरे साथ घर जाने के लिए, रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए। रम्या मन में, लो फिर से शुरू हो गए, बस मौका चाहिए इनको तो रोमांस करने का। कोई नहीं, इन्हें रहने देते हैं इसी दुनिया में, कम से कम घर तो जल्दी चलेंगे।
चलिए भी अब ये सब यहाँ थोड़े ही ना अच्छा लगता है। ऑफिस है ये, हमारा बेडरूम नहीं। रोहित, ये इसके तेवर इतने बदले हुए कैसे हैं? मुझसे चालाकी कर रही हो मिसेज मेहरा? कोई नहीं, देखते हैं क्या करती हो तुम। ठीक है चलो, और गाना गाने लगता है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, और आज मौसम बड़ा बेईमान है। रम्या मुस्कुराने लग जाती है। दोनों नीचे पार्किंग लॉट में जाते हैं। रोहित जैसे ही गाड़ी लेने जाने वाला होता है, तभी निधि वहां आ जाती है। हाँ जी, सही सोचा आप लोगों ने, कबाब में हड्डी बनने के लिए। अरे रोहित सर, वो क्या है ना कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और कब से वेट कर रही हूँ, कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। वैसे भी मम्मी ने आज मुझे घर जल्दी बुलाया था, तो प्लीज़ क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? प्लीज़ रोहित, लेकिन निधि प्लीज़ सर, अगर मेरी मम्मी वेट नहीं कर रही होती तो मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, चलिए ना। रम्या मन में, चिपकू गम कहीं कहीं। देखो कैसे नाटक कर रही है, पक्का इसकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है। सारा ड्रामा है इसका। और क्या कह रही थी कि रोहित भी प्यार करते हैं इससे? देख के बिल्कुल नहीं लगता, कितना झूठ बोलती है। रोहित, ओके फाइन, चलो ड्रॉप कर देता हूँ। रोहित गाड़ी निकाल के लाता है। जैसे ही रमिया आगे की सीट पर बैठने वाली होती है, निधि जानबूझकर फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। रोहित, निधि तुम? निधि, सर चलिए ना, देर हो रही है। रम्या, ऑर्डर तो ऐसे दे रही है जैसे ये इनके ड्राइवर हो। रोहित मन मार के गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़ता है। निधि, सर वैसे आपने इस नए डिजाइनर से नहीं मिलवाया मुझे। रोहित उसे घूर के देखता है। तो निधि, वो क्या है ना कि आप हमेशा कोई भी डिजाइनर रखने से पहले मुझसे सजेशन लेते थे, बट इस बार आपने बताया ही नहीं। रोहित, मिस निधि, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं हमेशा आपसे सजेशन लेता हूँ तो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। ये मेरी कंपनी है और आप सिर्फ एक एम्प्लॉई हैं। सो मुझे कब क्या करना चाहिए ये आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। निधि, यस सर। रम्या को रोहित की बात सुन के हंसी आ जाती है। अब वो इसलिए ना कि ये मैडम तो बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रही थी अपने और रोहित के प्यार की। बट इन दोनों को तो देख के कोई भी बोल सकता है कि प्यार तो बड़े दूर की बात है। रोहित तो चिढ़ते हैं इनसे। हो सकता है कि अच्छी डिजाइनर है, इसलिए थोड़ी बहुत अटेंशन दे देते होंगे, पर प्यार नो नेवर। रोहित रम्या को हंसते हुए देख लेता है। मिस रम्या, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया, समझी, जो आपको इतनी हंसी आ रही है। और आप भी एक एम्प्लॉय हो तो ये आप पर भी लागू होता है। मेरे मम्मी पापा के बाद अगर किसी को मुझे ऑर्डर देने का हक होगा तो वो सिर्फ मेरी वाइफ को, समझिए आप। रोहित की बात से रम्या को समझ आ जाता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। रोहित मन में, मैं चाहता हूं कि मिसेज मेहरा तुम मुझ पे हक जमाओ, मुझे ऑर्डर दो, हक से सवाल पूछो, लड़ाई करो, रूठो, मनाओ। पता नहीं कब वो दिन आएंगे जब मेरे ये सब सपने पूरे होंगे। निधि मन में, आपकी वाइफ तो मैं ही बनूंगी रोहित, और वो सारे हक भी सिर्फ मेरे होंगे। देखना बहुत जल्दी वो दिन आएगा। रोहित और रम्या दोनों घर पहुंचते हैं। सामने हॉल में सुमित्रा जी उन्हें मिल जाती हैं। रम्या उनके पैर छूकर किचन की तरफ जाने लगती है, तो सुमित्रा जी कहती हैं, बेटा अभी तो ऑफिस से आए हो, जाओ जाकर के पहले फ्रेश हो जाओ। इस घर में जैसे मेरे लिए रोहित है वैसे ही तुम हो, ठीक है? अब जाओ दोनों फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। रम्या, ठीक है मम्मी जी, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन खाने की तैयारी मैं आपके साथ मिलकर करूँगी, इसके लिए आप मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करेंगी। सुमित्रा जी, तुम थक कर आई हो, क्या ज़रूरत है सब करने की, मैं कर लूँगी। रम्या, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपनी मदद करने देंगी। प्लीज़, मुझे खाना बनाने का शौक़ है, और अपनी फैमिली के लोगों को खाना खिलाने का तो उससे भी ज़्यादा। आप किसी भी चीज़ के लिए मना कीजिए, लेकिन प्लीज़ खाना बनाने के लिए मना मत कीजिएगा। सुमित्रा जी, अच्छा ठीक है, जाओ जाकर के पहले फ्रेश हो जाओ। उधर ऊपर कमरे में रोहित रम्या का वेट कर रहा होता है। कहाँ है ये मैडम? ऑफिस में तो कब से रट लगा रखी थी कि घर जाना है घर जाना है, लेकिन यहाँ देखो कब से वेट कर रहा हूँ, लेकिन मजाल है मैडम ऊपर आ जाएं। हाय राम, कितना जालिम है मेरा सनम, मुझे इंतज़ार करवाता रहता है। कोई नहीं, इस इंतज़ार की सज़ा तो मैं तुम्हें देकर रहूँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा।
तभी रम्या अंदर आती है और कहती है, किसको देखने की बातें हो रही हैं मिस्टर मेहरा। रम्या की बात सुनकर रोहित को एक शरारत सूझती है। वो रम्या से कहता है, कोई हसीना जिसने मेरे दिल का चैन, रातों की नींद, सुकून सब छीन के रखा है। एक बार मिलने तो दो मुझे, वो सारे के सारे हिसाब चुकता करूंगा उससे मैं। अभी उसे छोड़ो, ये बताओ अब तो हम घर आ गए हैं तो। और ये बोलते हुए उसके बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। उसे देख के रम्या की धड़कन तेज हो जाती है। रम्या, तो रोहित, तो जो काम हमने ऑफिस में अधूरा छोड़ा था, क्यों ना उसे पूरा कर लें। रम्या, कौन सा काम। रोहित, वही जो तुम बोल रही थी कि ये हमारा ऑफिस है, बेडरूम नहीं। अब तो हम बेडरूम में हैं, तो फिर हो जाए। रम्या की तो सांस ही अटक जाती है रोहित की बात को सुनकर। रोहित को उसकी ये हालत देख के बड़ा ही मज़ा आ रहा था। वो मन में, मिसेज मेहरा मुझसे चालाकी कर रही थी ना ऑफिस में, लेकिन अब देखो कैसे सांस अटक गई है। वैसे जब ये मुझे यूं अपनी कुछ शर्माई सी और कुछ घबराई सी नज़रों से देखती है, तो मेरा मन करता है कि बस इन्हें अपनी बाहों में ही कहीं छुपा लूं। तभी रम्या, आप मुझे नीचे जाने दीजिए ना, मुझे माँ की हेल्प करनी है खाना बनाने में। रोहित, तुम्हें सबका ख्याल रखना होता है ना, सबकी फिक्र होती है, लेकिन मेरी नहीं ना। तुम पहले अपना काम पूरा करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। रम्या, प्लीज़ ना मिस्टर मेहरा। रोहित, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रम्या मन में कुछ सोचकर, इनकी तो सुई ही अटक गई है भगवान प्लीज़ आज बचा लो। आगे से कभी इनके सामने ऐसी बातें मजाक में भी नहीं करूँगी। रोहित, क्या हुआ, क्या सोच रही हो, मैं वेट कर रहा हूँ रम्या। रम्या, तो करते रहिए, मैंने थोड़ी ना बोला है वेट करने के लिए। और साइड से जाने लगती है। रोहित उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। अचानक से ऐसा होने से वो दोनों एकदम से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निधि अपने फ्लैट पर। ये कल की आई लड़की मुझसे रोहित को लग नहीं कर सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। रोहित सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसे मेरा होना ही होगा हर हाल में। वो आदित्य को कॉल करती है उससे पूछने के लिए। आदित्य का फ़ोन बजता है। जैसे ही वह पिक करता है उसे निधि की आवाज़ सुनाई देती है। निधि, आदित्य, ये रम्या कौन है। आदित्य मन में, लो हो गई ये शुरू। हाय ना हेलो ना कोई हाल चाल, बस ये रम्या कौन है। इतने दिन से रोहित को पटाने में लगी है, बट आज तक कुछ नहीं कर पाई है। निधि को जब आदित्य की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तब कहाँ मर गए तुम, मेरी बात तुमने सुनी भी है या नहीं। कौन है ये रम्या जो रोहित के इतने करीब थी। आदित्य, दोबारा उसकी आवाज़ सुन के, मुझे नहीं पता कि कौन है। मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना सबको ऑफिस में पता है। निधि, पता नहीं है तो पता करो, और मुझे जितनी जल्दी हो सके ये इस ऑफिस से बाहर चाहिए, वरना मैं इसे। आदित्य, नहीं निधि, तुम कुछ नहीं करोगी उसे, वो कितनी मासूम है। निधि उसकी बात सुन के, क्या बात है, आज पहली बार तुमने मेरी किसी बात को काटने की हिम्मत की है। तुम्हें पसंद आ गई है क्या। आदित्य, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। कितनी सुंदर है वो, और उसके चेहरे की मासूमियत ने तो मेरी नींद ही उड़ा दी है। निधि, क्या बात है, प्यार व्यार हो गया है क्या। आदित्य, प्यार और मैं, क्या मजाक है। मुझे तो बस उसकी खूबसूरती से मतलब है। निधि, क्या मतलब। आदित्य, मतलब मैं उसे बस एक बार अपना बनाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें उसके साथ जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मैं उससे अपनी हसरतों को पूरा करना चाहता हूँ। निधि, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी इसमें, और तुम मेरी हेल्प करोगे उसे रोहित से दूर करने में हमेशा के लिए। आदित्य, अगर ऐसा है तो बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ हमारा हंसों का जोड़ा आने वाली मुसीबतों से अनजान, एक दूसरे में ही खोया हुआ था। रोहित, रम्या प्लीज़ करो ना। फिर अपनी आंखें बंद करके रम्या के बारे में सोचते हुए, बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में होगी रम्या। रम्या, ठीक है, तो फिर आप अपनी आंखें बंद कीजिए। रोहित, ठीक है, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। रम्या रोहित के सीने पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगती है। उसकी इस हरकत से रोहित की धड़कन बढ़ जाती है। उसकी पकड़ रम्या पर से ढीली हो जाती है। इसी का फ़ायदा उठा के रम्या अपने आप को जल्दी से छुड़ाकर रोहित को धक्का देकर बाथरूम में भाग जाती है।
रोहित को जैसे ही होश आता है तब तक तो रम्या बाथरूम का गेट अंदर से लॉक कर चुकी होती है। रोहित गेट पर खड़े होके, ये गलत बात है रम्या। रम्या, प्यार और जंग में सब जायज़ है। पतिदेव। रोहित, हम पतिदेव, नॉट बैड। बट अब ये तो बता दो कि ये जंग है या प्यार। रम्या, ये आप अपने दिल से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। रोहित, अच्छा जी, ऐसा क्या। रम्या, जी। और अब आप जाइए यहाँ से और मुझे फ्रेश होने दीजिए। रोहित, लेकिन मेरा मन नहीं है रम्या। तो आप क्या चाहते हैं कि बाकी सब मुझे एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार बहू समझें? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो खड़े रहिए यहाँ और करवाते रहिए मुझे लेट। रोहित, ओके, जा रहा हूँ, लेकिन रात को जब आओगी मेरे पास तब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, समझी। रम्या रोहित की बात सुन के बस मुस्कुरा देती है और सोचती है कि आपका साथ मुझे भाने लगा है मिस्टर मेहरा। अभी हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और ऐसा लगने लगा है कि मैं आपको हमेशा से जानती हूँ। आपका सताना, फ्लर्ट करना सब अच्छा लगता, बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि क्या मैं सच में आपसे प्यार करने लगी हूँ। जब तक मैं श्योर नहीं हो जाती तब तक मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगी। दूसरी तरफ रोहित, प्यार की चिंगारी तो जल चुकी है तुम्हारे मन में, बस अब उसके आग बनने की देर है। जिस दिन तुम मुझे अपना एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगी उस दिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। मेरी रूह में बस गई हो तुम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से इतना प्यार करूँगा, बट तुमने मुझे बदल दिया। अब ये रोहित अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारा है और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी। तभी विजय जी रोहित को कॉल करते हैं और उसे बिजनेस रिलेटेड बात करने के लिए अपने स्टडी रूम में बुलाते हैं। रोहित वहाँ चला जाता है और रम्या नीचे किचन में खाने की तैयारी के लिए चली जाती है। निधि अपने फ्लैट में। ऐसा क्या करूं कि यह रम्या नाम की मुसीबत हमेशा के लिए रोहित और मेरी ज़िंदगी से चली जाए। कुछ ऐसा कि ये चली तो जाए ही और रोहित इससे हद से ज़्यादा नफरत करने लग जाए। सोच निधि, सोच। इसे इस तरह से दूर करना होगा कि यह चाहकर भी वापस ना आ पाए और ये भी नफरत करने लगे रोहित से। काफ़ी देर तक इधर उधर चक्कर काटने के बाद निधि के दिमाग में एक प्लान आता है। निधि, आई नो रोहित, तुम सबसे ज़्यादा प्यार अपने बिजनेस से करते हो। लास्ट टाइम जब अंकित ने तुम्हारे साथ गद्दारी की थी तब तुमने उसे कितना बेइज्जत किया था सबके सामने और उसकी इतनी बदनामी की थी कि आज तक कोई भी कंपनी उसे काम नहीं देती। एक तरह से पूरी तरह बर्बाद कर दिया था तुमने उसे। वो तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ सोचकर वो आदित्य को कॉल करती है और अपने प्लान के बारे में बताती है। रोहित खाना खाने के बाद कमरे में चला जाता है और रम्या सुमित्रा जी के साथ किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। रम्या जब काम समेटकर अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि रोहित सो गया होता है। वो उसके चेहरे को देखकर, हाय कितने मासूम लग रहे हैं सोते हुए, और जब उठे हुए होते हैं तो कितना सताते हैं मुझे, बट अब इनका सताना भी अच्छा लगता है। वो हौले से उसके माथे को छूकर उसके बगल में लेट जाती है। तभी रोहित करवट लेता है और रम्या के करीब आ जाता है। रम्या भी उसके चेहरे को देखते हुए धीरे धीरे नींद के आगोश में चली जाती है। सुबह रोहित की आंख रम्या की आरती की आवाज़ से खुलती है। दोनों रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में रम्या अपने कैबिन में काम कर रही होती है। तभी निधि उसके पास आती है। निधि, मिस रम्या, मैं तुम्हें एक एडवाइस देने आई हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। जितनी जल्दी हो सके इस जॉब से रिजाइन कर दो और ये शहर छोड़कर मेरे रोहित को छोड़कर चली जाओ। रम्या, क्यों, डर लग रहा है तुम्हें? तुम तो बड़ी डींगे हाँक रही थी कि रोहित मुझसे प्यार करता है एंड ऑल दैट। अब क्या हुआ? अब डर लग रहा है कि मैं उन्हें तुमसे छीन लूँगी? इतना ही भरोसा है अपने प्यार पे तुम्हें? यू और निधि रम्या को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। रम्या उसका हाथ पकड़ के पीछे की तरफ मोड़ देती है। अपना ये हाथ अपनी बिखरी हुई जुल्फे संभालने के लिए संभाल के रखना, वरना तोड़ के रख दूंगी, समझी तुम? और हाँ, हाथ उठाना मुझे भी आता है और मेरे हाथ का थप्पड़ तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तभी रोहित की एंट्री होती है केबिन में और निधि का ड्रामा शुरू हो जाता है।
देखो ना रोहित, ये कैसी एम्प्लॉय रखी है तुमने जिसे बिल्कुल भी ऑफिस मैनर्स नहीं है। मैंने इससे ज़रा डिज़ाइंस क्या मांगे, ये तो हाथ तोड़ने पे उतर आई। ये लो, मैडम ने भड़का दिए शेरनी के शेर को। अब क्या होगा इनका भगवान ही जाने। वो उसे गुस्से में कुछ कहने ही वाला होता है तो रम्या उसे इशारे से रोक देती है। एक्चुअली रोहित ने अंदर आने से पहले ही सब कुछ सुन लिया था। अब ये बुड़बक निधि को थोड़े ही न पता था। ये मैडम तो अपने जाल में खुद ही फंस गई। निधि फिर से अपनी चोंच खोलती है। रोहित, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें तो ऑफिस में जरा सी भी बदतमीजी सहन नहीं होती, तो अब क्यों खामोश हो? मैं तो कहती हूँ ऐसे एम्प्लॉयज़ को तो कंपनी में रखना ही नहीं चाहिए। आज अपने कलीग्स के साथ ऐसा बिहेव कर रही है, अगर कल को हमारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा किया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी कंपनी की। रोहित, जस्ट शट अप निधि। निधि तो रोहित की बात सुन के ही शॉक हो जाती है। पहली बात तो तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम रम्या के केबिन में क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त अपने केबिन में डिजाइन्स पूरे करने चाहिए थे जिनके लिए मैंने तुम्हें आज की डेडलाइन दी थी। क्या वो हो गए हैं? निधि, नहीं, बस अभी 1 घंटे में पूरे करके देती हूँ। बस उनका फाइनल टचअप करना बाकी है। ये हुई इनकी बेइज्जती, लेकिन कुत्ते की दुम है, कोई फर्क थोड़े ही ना पड़ने वाला है। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? निधि, मैंने बताया तो था कि मैं यहाँ इसके डिज़ाइंस देखने आई थी। मीन ये फ्रेशर है और मैं नहीं चाहती थी कि इसकी गलती की वजह से हमारी कंपनी को कोई भी। रोहित, क्या मैं जान सकता हूँ कि किस हक से? ना ही तो रम्या तुम्हारे अंडर काम करती है और ना ही तुम इस कंपनी की बॉस, तो तुम्हें किसने हक दिया ये सब करने का? इस सब के लिए मैं हूँ। आगे से याद रखना, आइंदा अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाउ लीव एंड कम इन माई केबिन विद योर डिजाइंस, गॉट इट? अब जाओ यहाँ से और अपने डिजाइंस लेकर मेरे केबिन में आओ। निधि, यस सर। और निधि वहाँ से अपना सा मुंह लेके चली जाती है। रोहित रम्या से, अगली बार अगर वो ऐसा कुछ करे तो एक देना कान के नीचे उसके। हाउ डेयर सी टॉक टू यू लाइक दिस? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की? अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होता उसके साथ तो कब का इस ऑफिस से उठा के बाहर फेंक दिया होता। रम्या, ये तो गलत बात है मिस्टर मेहरा। रम्या के चेहरे पे एक शरारती मुस्कान होती है। वो आपसे इतना प्यार करती है और आप हैं कि उसे घास भी नहीं डालते। थोड़ी सी तो उसकी फीलिंग्स की केयर करनी चाहिए ना आपको। रोहित उसकी शरारत को समझ जाता है। अच्छा, तो अब आप फिर से मेरे साथ शरारत कर रही हैं। कोई नहीं, करके देख लीजिए। अच्छा जी, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, इनफैक्ट उसकी फीलिंग्स का रिप्लाई भी देना चाहिए, है ना? रम्या, बिल्कुल। अब वो आपके लिए इतना सब कुछ करती है तो आपको भी तो थोड़ा सा तो उसका ख्याल रखना ही चाहिए रोहित। हम बट मैं ना इस मामले में थोड़ा नादान हूँ, तो तुम ही बता दो कि क्या करना चाहिए। और रम्या के करीब जाने लगता है। फिर उसे गले लगा के ऐसे गले लगाऊं, या फिर एकदम से रम्या के गाल पे प्यार से स्पर्श कर देता है, या फिर ये करूं? रम्या तो उसकी हरकत से जम ही जाती है। रोहित फिर थोड़ा दूर हटके, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मुझे ना उसके। फिर धीरे से वो रम्या के ऊपर झुकने लगता है। रम्या उसे ऐसे देख के जल्दी से उसके होंठों पर हाथ रख के, आप हमेशा क्यों शुरू हो जाते हैं? ना जगह देखते हैं और ना ही वक्त। रोहित उसका हाथ पकड़ के, ये गलत बात है रम्या, अब तुमने ही तो मुझे सिग्नल दिया और अब तुम मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा रही हो। रम्या, मैंने कब ऐसा कहा? रोहित, तुमने ही तो कहा था कि मुझे रिप्लाई देना चाहिए, तो वही तो कर रहा था। रम्या, मैंने वो निधि के लिए कहा था। रोहित, अच्छा, तो फिर मासूम सा चेहरा बना के, तो तुम चाहती हो कि ये सब मैं निधि के साथ करूं? रम्या, जल्दी से, नो, मैंने ऐसा कब कहा? रोहित, अभी तो कहा। अब मेरी बीवी मुझसे कुछ चाहे और मैं ना करूं, ऐसा थोड़े ही ना हो सकता है। मैं अभी जा रहा हूं तुम्हारी विश पूरी करने। और जाने लगता है। रम्या, मिस्टर मेहरा, अगर आपने एक कदम भी बढ़ाया ना तो मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगी। रोहित, क्या तुम ऐसा करोगी, वो भी अपने मासूम पति के साथ?
रम्या, मासूम और आप? रोहित, और क्या, कितना तो मासूम है मैं, बस तुम्हें ही नहीं लगता। रम्या चिढ़कर, अगर आपकी नौटंकी पूरी हो गई हो तो काम कर ले। आई थिंक हमें डिजाइन्स इसी वीक में देने हैं ना, कि अगले साल? रोहित फिर से कुछ बोलने को होता है तो रम्या उसे घूर के देखती है। ये देख के रोहित शराफत से काम करने लग जाता है। अब वो कितनी देर तक करने वाला है ये तो वही जाने। वहीं दूसरी तरफ निधि अपने केबिन में सारा सामान नीचे गिरा देती है। हाउ डेयर यू रोहित मेहरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोहित मेहरा? तुमने उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मेरी इंसल्ट की, मेरी निधि कपूर की। पिछले 2 साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए एक जगह बना लूँ। हद से ज़्यादा प्यार किया मैंने तुम्हें, लेकिन क्या मिला मुझे? क्या, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती और तिरस्कार, बस, अब और नहीं। अब मैं वही करूँगी जो मैं यहाँ करने आई थी, तुम्हें बर्बाद। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। अब तो मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। खून के आंसू ना रुलाए तो कहना। और किसी को कॉल करती है, इस बात से अनजान कि उसकी सारी बातों को कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया है, जो कि उसके केबिन में उसी दिन से लगा है जिस दिन से उसने इस ऑफिस को ज्वाइन किया है। निधि अपने डैड को कॉल करती है, पापा, आप चाहते थे ना कि मैं रोहित मेहरा को बर्बाद कर दूं, तो अब ऐसा ही होगा। निधि के डैड, मैं तो कब से यही चाहता हूँ, बट तुम ही उसके प्यार में पागल थी। अब ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसे बोल रही हो? निधि, हाँ थी मैं उसके प्यार में पागल, बट उसे नहीं है मेरे प्यार की कदर, तो ठीक है। अब अगर वो नहीं चाहता कि मैं उसकी ज़िंदगी आबाद करूं, तो अब इसमें मैं क्या करूं? लगता है उसकी किस्मत में ही मुझसे बर्बाद होना लिखा है, तो अब वही होगा। अब तक उसने मेरा प्यार देखा है, अब मेरी नफरत देखेगा। निधि के पापा, कीप इट दिस स्पिरिट बेटा, आई वॉन्ट टू सी हिम फिनिश्ड, बट हाउ विल यू डू इट माई प्रिंसेस? ये हुई ना बात, मैं उसे बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन बेटा ये सब तुम करोगी कैसे? निधि, मेरे लिए ये बहुत ही आसान होने वाला है डैड। आप तो जानते ही हैं पिछले 2 साल से मैं रोहित के ऑफिस में काम कर रही हूँ, तो उसके ऑफिस के किस एम्प्लॉय को कैसे यूज करना है मुझे अच्छे से पता है। यू जस्ट वेट एंड वॉच हाउ आई विल डिस्ट्रॉय मेहरा एम्पायर। आप बस देखते जाइए डैड कि मैं मेहरा एम्पायर को कैसे बर्बाद करती हूँ। निधि के डैड, आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, मुझे भी उस पल का इंतज़ार है बेटा। उसके बाद निधि किसी को कॉल करके एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ रोहित, जो अपने केबिन में काम कर रहा था, बिल्कुल ध्यान से, अरे काम के मामले में हमारे रोहित जी एकदम से सीरियस हो जाते हैं। उसे लंच टाइम का भी ख्याल नहीं रहता। तभी रम्या रोहित के केबिन में आती है। उसी वक्त आदित्य भी केबिन में आता है। उसको देख के रम्या अपने आप को शांत करती है। बट अब देखते हैं कि हमारी शेरनी कब तक शांत रहती है। हमारे हीरो तो इन सब से बेखबर अभी भी अपने लैपटॉप में लगे हुए थे। अब तो भगवान ही बचाए इन्हें। तभी आदित्य रोहित को आवाज़ देता है, सर एक्सक्यूज़ मी। आदित्य की आवाज़ से रोहित अपनी दुनिया से बाहर निकलता है। रोहित, हाँ बोलो। आदित्य, सर मुझे हाफ डे लीव चाहिए थी। वो क्या है ना कि मेरी तबीयत मुझे थोड़ी ख़राब लग रही है तो। रोहित, ओके, बट ओनली फॉर टुडे। ठीक है, लेकिन बस आज के लिए। डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लो और सुबह तक बिल्कुल ठीक होकर ऑफिस आ जाना। ठीक है सर, बोलकर आदित्य चला जाता है। आदित्य के जाने के बाद रोहित का ध्यान रम्या की तरफ जाता है। रम्या उसे गुस्से में देखते हुए उसके केबिन से जुड़े हुए पर्सनल रूम में चली जाती है। रोहित सोचने लगता है कि इसे क्या हुआ, क्या मैंने कुछ किया है? काफ़ी सोचने के बाद भी जब उसे नहीं पता चलता कि उसने क्या किया है, तो वो उसके पीछे चला जाता है। अंदर जाकर देखता है तो रम्या को कि वो गुस्से में टेबल पर खाना लगा रही होती है। उसे गुस्से में लाल उसका चेहरा बड़ा ही प्यारा लगता है। वो धीरे धीरे जाके उसके पीछे खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो उसके पीछे खड़ा होता है, रम्या एकदम से मुड़ जाती है, जिसकी वजह से रम्या के बाल उसके चेहरे पर लग जाते हैं और वो उसके बालों की खुशबू में खो जाता है। रम्या उसे यूं खोया हुआ देखकर और गुस्सा हो जाती है
और उसका कॉलर पकड़ के बोलती है, आप अपने आप को समझते क्या हैं? आप कोई रोबोट है क्या जो आपको भूख प्यास नहीं लगती? बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते ना लंच टाइम का? कब का जा चुका है, लेकिन आप हैं कि आपको काम से फुर्सत ही नहीं। रोहित को रम्या का यूं डांटना बड़ा ही प्यारा लगता है। वो उसको अपने नज़दीक ले आता है। रम्या उसके बिल्कुल करीब हो जाती है। वो रम्या की नज़दीकी से मदहोश होकर रम्या के कान के नज़दीक जाकर बोलता है, हाँ बहुत भूख लगी है। रम्या तो रोहित के इतने नज़दीक होने से ही ब्लैक हो जाती है। वो खोए हुए ही बोलता है, हम। रोहित रम्या को कसकर गले लगा लेता है। ये सुनते ही रम्या रोहित की इस हरकत से बिल्कुल शॉक हो जाती है। उसकी हरकत से रम्या भी अपना कंट्रोल खो देती है और भीग जाती है रोहित की मोहब्बत में। इधर निधि आदित्य के साथ मिलकर मेहरा कंपनी और रोहित को बर्बाद करने का प्लान बना रही होती है, पर वो बेवकूफ़ इस बात से अनजान थी कि रोहित को पहले ही उसकी सारी सच्चाई मालूम थी। वो निधि के मेहरा कंपनी को ज्वाइन करने के मकसद को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि निधि और रोहित के डैड कभी किसी ज़माने में बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन निधि के डैड के धोखेबाजी के चलते अलग हो गए। दोनों ने अपना अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया। जहां मेरा एम्पायर ने बहुत ऊंचाइयों को छुआ, वहीं निधि के डैड सफलता का चेहरा नहीं देख पाए। वो इसलिए कि शायद उनका मन ही काला था, इसलिए भगवान ने भी उसकी मदद नहीं की। बस इसी बात का बदला लेने के लिए निधि ने अपना प्रोफाइल चेंज करके रोहित के ऑफिस में एंट्री मारी। लेकिन अपना हीरो रोहित एक समझदार और तेज दिमाग वाला बंदा है। उसने पहले ही दिन निधि के इरादों को भांप लिया था और इस वजह से रोहित ने उसके ऑफिस में कैमरा भी लगवाया था। वो चाहता तो निधि को एक दिन में उठाकर बाहर फेंक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको खतरों से खेलना बड़ा पसंद है। वो देखना चाहता था कि निधि की हद कहाँ तक है। लेकिन अब रोहित ने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि पहले वो अकेला था, लेकिन अब उसके साथ साथ सवाल रम्या की सेफ्टी का भी था। रम्या को कोई राई के दाने के बराबर भी नुकसान पहुंचाए उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं है। इसलिए उसने 1 मिनट की भी देरी किए बिना कैमरे के सबूत के आधार पर आदित्य और निधि को कंपनी से बाहर उठा फेंका। इधर रम्या को भी एहसास होने लगा था कि वह रोहित के प्यार की गिरफ्त में आ चुकी है। रम्या ने अपनी 1 मंथ एनिवर्सरी पर अपने रिसेप्शन वाले दिन रोहित के अपने प्यार का इजहार कर दिया। रोहित की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रोहित ने उसे कस के गले लगा लिया। रम्या ने भी खुद को पूरी तरह से अब रोहित के सुपुर्द कर दिया। इस तरह शुरुआत हुई एक प्यारी सी लव स्टोरी की।